ओम सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय आर्य परिषद के 266वें आर्य वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर रमाकांत गुप्ता जी, पूर्व विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हिंदू अस्पताल नई दिल्ली और दयानंद अस्पताल शाहदरा दिल्ली। आपके कई उद्बोधन हमें भी सुनने को मिले जिससे लोगों ने लाभ उठाया। तो जनता की मांग पे आपको फिर आज हमने बुलाया है कि कोरोना काल के अंदर जोड़ों का दर्द और आफ्टर कोरोना किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, उस पे 4-5 महीनों बाद आपके विचार सुनेंगे। अब निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से जुड़ी हैं, वो आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। एक बार पवित्र ग्रंथ का पाठ, एक भजन। आइए निर्मल बिरमानी जी, स्वागत। धन्यवाद जी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए एक प्रभु भक्ति का भजन आपके समक्ष रखती हूँ। अतिक जी का बहुत सुंदर गीत लिखा हुआ। वैदिक धर्म है प्यारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। वैदिक धर्म है प्यारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। कुल दुनिया से न्यारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। कुल दुनिया से न्यारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। वेद दिए जिसने धरती पर, वेद दिए जिसने धरती पर। वही ज्ञान की धारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। वही ज्ञान की धारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। वैदिक धर्म है प्यारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। ईश्वर ने जब जगत बना, निर्मल जी आवाज बंद हो गई। नमस्ते जी। चार ऋषियों के द्वारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। वैदिक धर्म है प्यारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। ऋषियों ने जो वेद सुनाया, ऋषियों ने जो वेद सुनाया। वही तो वैदिक धर्म कहाया, वही तो वैदिक धर्म कहाया। जमाना सारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। सुने जमाना सारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। निर्मल जी फिर आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ, और कुछ नहीं। मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। सकल जगत विस्तारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। वर्ण आश्रम की सुंदर सीढ़ी, वर्ण आश्रम की सुंदर सीढ़ी। बनी रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, बनी रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। स्वर्ग का यही नजारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। स्वर्ग का यही नजारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। ऊंच नीच ना कोई यहाँ पर, ऊंच नीच ना कोई यहाँ पर। पथिक सभी इंसान बराबर, पथिक सभी इंसान बराबर। कहे ये वेद हमारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। कहे ये वेद हमारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। वैदिक धर्म है प्यारा, मुझे वैदिक धर्म है प्यारा।
कुल दुनिया से न्यारा मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। कुल दुनिया से न्यारा मुझे वैदिक धर्म है प्यारा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। अब मैं आशा आर्य जी से बात करूंगा, एक मधुर भजन प्रस्तुत करें, उसके बाद परवीन टक्कर जी, परविंद्र गुप्ता जी। सभी को सादर नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जगत साकार बनाया है निराकार प्रभु, जगत साकार बनाया है निराकार प्रभु, क्या अजब खेल रचाया है निराकार प्रभु, जगत साकार बनाया है निराकार प्रभु, लेता अवतार है भगवान कई कहते हैं, लेता अवतार है भगवान कई कहते हैं, साफ वेदों ने बताया है निराकार प्रभु, क्या अजब खेल रचाया है निराकार प्रभु, कर्म करता है बिना हाथ बिना पाँव के, कर्म करता है बिना हाथ बिना पाँव के, देखो रामायण में आया है निराकार प्रभु, क्या अजब खेल रचाया है निराकार प्रभु, जगत साकार बनाया है निराकार प्रभु, चांद सूरज व सितारों में है और जल थल में, चांद सूरज व सितारों में है और जल थल में, तेज ब्रह्मांड में छाया है निराकार प्रभु, क्या अजब खेल रचाया है निराकार प्रभु, देखना चाहे उसे बाहर की आँख से जो, देखना चाहे उसे बाहर की आँख से जो, इसको दृष्टि में न आया है निराकार प्रभु, क्या अजब खेल रचाया है निराकार प्रभु, है कहा स्पष्ट श्रुति ने कि न तस्से प्रतिमास्ति, है कहा स्पष्ट श्रुति ने कि न तस्से प्रतिमास्ति, किसी बंधन में न आया है निराकार प्रभु, क्या अजब खेल रचाया है निराकार प्रभु, ज्ञान चक्षु ही उसे हंस देख सकते हैं,
ज्ञान चक्षु ही उसे हंस देख सकते हैं। मन के मंदिर में समाया है निराकार प्रभु, क्या अजब खेल रचाया है निराकार प्रभु। जगत साकार बनाया है निराकार प्रभु, क्या अजब खेल रचाया है निराकार प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत समय बहुत देने के धन्यवाद लिए। आशा जी। देख रहा हूँ पिंकी आर्य जी भी आ गई है। पहले एक भजन गा लें, फिर परवीना ठक्कर जी तैयार है। पिंकी जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। हर चीज के लिए समय मिल जाता है। कभी कोई कहे चल जी चल सत्संग चलिए तो टाइम नहीं होता। उस पे एक बहुत प्यारा भजन है। कदे न मुकने कम वे चलिए, कदे न मुकने कम वे चल सत्संग चलिए, सत्संग चलिए सवारे सत्संग चलिए सवारे कदे न मुकने कम वे चल सत्संग चलिए, कदे न मुकने कम वे चल सत्संग चलिए। रिश्तेदारियां तो खूब निभाना है, रिश्तेदारियां तो खूब निभाना है, तो केनल पड़िया सारा जमाना में, तो केनल पड़िया सारा जमाना में, किसे न आना तेरे काम में कल सत्संग चलिए, किसे न आना तेरे काम में कल सत्संग चलिए, चलिए सवारे डमलिए, सत्संग चलिए सवारे डमलिए, कदेना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए, कदेना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए। तिया पुत्रां दे नाल रोज पे खपदा, तिया पुत्रां दे नाल रोज पे खपदा, सत्संग वालियां नूं भुल के न पुछदा, सत्संग वालियां नूं भुल के न पुछदा, अपना आप सवार वे चल सत्संग चलिए, अपना आप सवार वे चल सत्संग चलिए। कदेना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए, कदेना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए, सत्संग चलिए द्वारा डमलिए, सत्संग चलिए द्वारा डमलिए, कदेना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए। पाप दी कमाई तू कदे भी ना रखदा, पाप दी कमाई तो तू कदे भी ना रखदा, पाप दी कमाई तो तू कदे भी ना रखदा, ऐसे ही रह जाना तन तेरा टक्या, ऐसे ही रह जाना तन तेरा टक्या, रहंदी उम्र सवार वे चल सत्संग चलिए, रहंदी उम्र सवार वे चल सत्संग चलिए, सत्संग चलिए दवाले डमलिए, सत्संग चलिए दवाले डमलिए, कदेना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए, कदेना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए, सत्संग चलिए सत्संग चलिए, सत्संग चलिए सत्संग चलिए, सत्संग चलिए सत्संग चलिए, कदेना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए, कदेना मुकने कम वे चल सत्संग चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। हमें बहुत आमंत्रित करते हो सुंदर। नासिक से माता परवीना ठक्कर जी एक भजन, उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद। माता परवीना जी नासिक से। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे पर तूने है अमृत बरसाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उगारा। भव सागर की लहरा में भटकाई मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने संवारा। तेरी शरण में आके दाता तेरा तुम्ही को चढ़ाया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। माता जी परवीना जी नासिक से बहुत बहुत धन्यवाद। और रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से आएंगे एक मधुर भजन। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए प्रभु स्तुति का गीत। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु के सहारे हैं प्रभु आप बचाते हैं, प्रभु आप बचाएंगे। तुम याद किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना।
तुझे प्रभु समझाते हैं, जरा जाग जाओ प्राणी। तुझे प्रभु समझाते हैं, जरा जाग जाओ प्राणी। यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज है बेगानी। बस ओम ही अपना है, इसे याद किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। हे दास दुखी ना हो, प्रभु तुझसे दूर नहीं। हे दास दुखी ना हो, प्रभु तुझसे दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, क्या करना। गुप्ता जी जोड़ों के दर्द और कोरोना के बाद क्या क्या समस्याएं उस पर प्रकाश डालेंगे। आज के मुख्य अतिथि महेश गुप्ता जी, प्रधान आर्य केंद्र फरीदाबाद। आज के अध्यक्ष डॉक्टर गजराज सिंह आर्य, प्रधान आर्य सभा सेक्रेटरी फरीदाबाद। कौन बेमोल तुझे रास्ता दिखाएगा, कौन बेमोल तुझे रास्ता दिखाएगा। इस पर मनन ना किया, जीवन गवा दिया रे, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया रे, जीवन गवा दिया। जीवन गवा दिया रे, जीवन गवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत सुंदर गीत, बहुत ईश्वर से प्रार्थना। अब आज के मुख्य वक्ता इंदुराव अस्पताल दिल्ली के पूर्व विभागाध्यक्ष ऑर्थोपेडिक सर्जन, दयानंद अस्पताल शादरा के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत गुप्ता जी, जोड़ों के दर्द और आफ्टर कोरोना क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर अपने 40 मिनट तक विचार रखेंगे। उसके बाद आज के मुख्य अतिथि महेश गुप्ता जी, फिर डॉक्टर गजराज जी, आरपी सूरी जी भी पंजाबी भाग से जुड़ गए। सूरी साहब का बहुत बहुत स्वागत। आइए डॉक्टर साहब, बाकी भजन कृष्णा गांधी जी का भी याद है। संतोष आर्य जी राजपुरा पंजाब से जुड़ी है। डॉक्टर साहब के बाद भजन सब के होंगे बाद में। आइए डॉक्टर साहब, स्वागत बहुत बहुत। नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है? हाँ, आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है। कार्यक्रम फेसबुक पे लाइव चल रहा है, देश विदेश में लोग देख रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी चल रही है जो हमारे यूट्यूब चैनल है आर्य युवक परिषद युवा घोष, उनमें भी अपलोड हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अनिल जी का और परवीना जी का कि जो इतना महत्वपूर्ण काम आजकल कर रहे हैं। मैं भी उनकी एक ग्रुप का एक सदस्य हूँ। जब भी वो मुझे आमंत्रित करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस फोरम पे बोलना। आज का विषय हमने रखा है जोड़ों का दर्द। सब लोगों को मालूम है कि हर किसी न किसी के एक उम्र के बाद किसी न किसी जोड़ में दर्द होता है, पर मैं अनिल जी से बात कर रहा था जोड़ों के दर्द के बारे में तो सबको मालूम है। मैं एक, आई होप ये सबको दिख रहा है, सब लोग देख पा रहे हैं इसको।
ये एक स्केलेटन है हमारा, इसके अंदर सारे जोड़ हैं। ये शुरू से होता है सिर से लेके गर्दन, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, बैक, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और टोस। तो कोई भी ऐसा जोड़ नहीं है जिसमें दर्द ना हो। इसलिए हमने कॉमन टॉपिक को रखा, जोड़ों का दर्द। शरीर के किसी ना किसी जोड़ में किसी ना किसी व्यक्ति का किसी ना किसी समय में जरूर दर्द होता है। कई कारण इसके कॉमन होते हैं जोड़ों के दर्द के, जैसे कई किस्म की बीमारियां, कई किस्म के आर्थराइटिस जो हर जोड़ में दर्द पैदा करते हैं। दिल्ली शहर में अब हम लोगों ने चलना फिरना बहुत कम कर दिया। हम लोग घर में रहे, काफी समय से घर में बंद रहे, हमारी थोड़ी सी जो वॉक वगैरह होती थी, मॉर्निंग वॉक, वो कम हो गई। तो हमें हर किस्म के, आजकल जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं पेशेंट के साथ, तो हमें पता लगता है लोगों के किस किस जोड़ में दर्द हो रहा है। कई लोगों को इस प्रकार के दर्द हुए जो हमने कभी आज तक नहीं देखे थे। उसको हमने लेबल किया पोस्ट कोरोना इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। हम पूछते हैं कि आपको कभी कोरोना हुआ था मार्च अप्रैल में, तो 10 में से 7 व्यक्ति कहते हैं जी मुझे अप्रैल में कोरोना हुआ था, मुझे मई में कोरोना हुआ था। अब उन्होंने इस अजीब किस्म के दर्द उनके जोड़ों में हो रहे हैं जो कहीं पुस्तक में उनका विवरण नहीं है उन दर्दों का। तो उन लोगों को हमने लेप दिया पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी, मतलब सूजन, डिसऑर्डर, जोड़ों का एक किस्म की सूजन का हो जाना कोरोना होने के बाद। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये हमारा अपर लिम्ब है, ये हमारा अपर लिम्ब है, इसमें शोल्डर है। कुछ महिलाएं पुरुष हमारे पास आते हैं कि जी मेरे को फ्रोजन शोल्डर हो गया, मुझे कंधे में दर्द हो गया। कुछ आते हैं जी मेरे को एल्बो में दर्द हो गया, मुझे टेनिस एल्बो हो गया। कुछ कहते हैं मुझे सीधी तरफ दर्द हो गया, जिसको हम गोल्फर एल्बो बोलते हैं। कुछ कहते हैं मुझे रिस्ट में दर्द हो गया, रिस्ट में कलाई में दर्द हो गया, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। हमने डिफरेंट नाम दिए हैं क्योंकि डिफरेंट मसल और डिफरेंट नर्व्स इसमें इन्वॉल्व है। इसी प्रकार से शोल्डर का दर्द, कूल्हे का दर्द और घुटने का दर्द और एंकल का दर्द सबसे ज्यादा कॉमन है हमारी पद्धति में। सबसे ज्यादा हम लोग पेशेंट देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा दर्द होता है घुटने का दर्द, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो एक किस्म से उम्र बढ़ जाने के कारण सबके घुटनों में ग्रीस कम होती चली जाती है और घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं, जो लोग बहुत भारी भरकम होते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, जो लोग किसी किस्म की मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं, जिनका हाइपोथायराइडिज्म है और वो मेडिसिन खा रहे हैं थायराइड की, जो लोग डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं, जो लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, उन लोगों को ये दर्द बहुत ज्यादा जल्द अवस्था में शुरू हो जाते हैं। रहा कंधे का दर्द, आजकल हम में से बहुत सारे लोग लेटकर टेलीविजन देखते हैं, अपने आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग लेट करके टेलीविजन देख सकते हैं, लेट करके अपना व्हाट्सएप मोबाइल देखते हैं, लेट करके हम बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारा कंधे में गर्दन से द्वारा निकला हुआ ये दर्द कंधों में आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। कंधों में दर्द बहुत ज्यादा लोगों के हो रहा है और उसका निवारण करना काफी कठिन है, क्योंकि राइट हैंड है, सुबह उठते हैं, ब्रश भी करते हैं, बाल भी बनाते हैं, नहाते भी हैं, खाना भी बनाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, प्रेस भी करते हैं, घर की साफ सफाई भी करते हैं, डस्टिंग भी करते हैं। तो कंधे का दर्द सबसे ज्यादा आजकल हमें तंग कर रहा है। और मैंने जैसा अभी आपको बताया, जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ब्लड डायबिटीज की शिकायत है, थायराइड की बीमारी है, या किसी किस्म का ऐसा सेवन करते हैं, कोई ऐसी बीमारी लाइलाज बीमारी जैसे मिर्गी की बीमारी, या किसी को कोई और परेशानी है, तो उनमें ये दर्द बहुत ज्यादा समय लेता है। तो हम बात करेंगे कंधे के दर्द की, उसके बाद एल्बो के दर्द की। एल्बो में क्या होता है कि कई बार क्या होती है, महिलाएं किचन में काम कर रही होती है, एक हाथ से तवा उठा करके रख देती हैं, दूसरे हाथ से प्रेशर को उठा के रख देती हैं। प्रेशर कुकर में वजन ज्यादा होता है, तवे में जब वजन ज्यादा होता है, या कोई जैसे बरसात के दिनों में दरवाजे थोड़े खुल जाते हैं, तो आप झटके से उसको खोल देते हैं, ऐसे करके खोल देते हैं, तो यहाँ पर कोहनी में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया टेनिस एल्बो। और जो लोग टेनिस इसलिए लिखा, जो लोग टेनिस खेलते हैं, जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, उनको तो दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोग एक शॉट मारते हैं। पर हमारे यहाँ महिलाओं को चाहिए कि दोनों हाथों को इकट्ठा यूज करें। अगर आप प्रेशर कुकर अपनी गैस पे उठा करके दूसरी गैस पे रख रही हैं, तो कृपा करके दोनों हाथ यूज करें। अगर तवा उठा के रख रही हैं, तो दोनों हाथ यूज करें। मोस्टली देखा गया है कि लोग सिंगल हैंड अपना यूज करते हैं, एक हाथ से तवा उठाया, दूसरे हाथ से गैस जलाई और कुछ चीज रखी। नहीं वो तो ठीक है, पर वो अपडेट का ध्यान, अपडेट नहीं कि मैं आराम से अपडेट कराता हूँ, ये नहीं मानते कि अपडेट हुआ है, अपडेट किया। किसी की आवाज आ रही है,
तो मैं चाहूंगा कि ये बात मेरी गौर से सुने, विशेषकर महिलाएं। अगर किसी महिला के सीधे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा तो उससे कितनी परेशानी होगी। उसके बाद ये तरसीर आती है, कई बार क्या होता है कि गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का हो जाना, उसमें से नसों का निकलना, जो नस एक हमारी शोल्डर पे जाती है, अपर आर्म में जाती है और सारे हाथ में दर्द होता है। तो उसमें गर्दन की हड्डी में भी दर्द होता है, शोल्डर में भी दर्द होता है और एल्बो में भी दर्द होता है। तो कृपा करके मैं सब लोगों से प्रार्थना करूंगा इस फोरम से कि लेट के टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेट के मोबाइल सुनना बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेट के पुस्तक पढ़नी बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी काम करना जैसे बनाया गया मेज कुर्सी पे बैठ के करें। अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, 8-10 घंटे घर में काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो पलंग को अपना बेड बनाइए और एक नीचे पीढ़ा रख लीजिए, पीढ़े पे बैठिए और पलंग पर अपना लैपटॉप या अपनी पुस्तक या अपना मोबाइल रख के बैठिए। तो आपका बेड तो हो गया टेबल, और आपका जो पीढ़ा हो गया छोटा, वो आपकी होगी चेयर, ताकि उसमें आराम से बैठ के आप। अब उसके बाद दर्द आता है रिस्ट में। रिस्ट में क्या है कि कई लोग इतने सीवियर पेन के साथ रिस्ट में आते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, सीटीएस बोलते हैं उसको, और दूसरा अंगूठे पे एक दर्द होना जिसको बोलते हैं डिक्यूरेंस डिजीज। ये नाम है, साइंटिफिक नेम है, पर बेसिकली रिस्ट में क्या होता है, झिल्ली जाती है रिस्ट के अंदर से, एक उम्र के बाद वो झिल्ली सिकुड़ने लग जाती है और उसके नीचे से जो नसें जाती है, जो हमारी हाथ की उंगलियों में सप्लाई करती है नसें, उसके अंदर एक किस्म की झंझनाहट आती है, एक किस्म का सुनपन आता है और रिस्ट में बहुत जोरों के दर्द होता है। इसी प्रकार से अंगूठे में दर्द होना, अंगूठे में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा गया, जैसा कि हमारा घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा गया है, उसी प्रकार से अंगूठे के पहले जोड़ में, ये जो पहला जोड़ है अंगूठे का, इसमें भी ग्रीस कम हो जाती है। जैसे हम लोग बॉटल खोलते हैं, वो खोलने में असुविधा होती है, हम लोग टैप खोलते हैं, खोलने में दिक्कत होती है, सिगरेट के ब्रश बनाने में दिक्कत होती है, महिलाओं को बेलन से रोटी बनाने में असुविधा होती है, तो उसको डिक्यूरेंस डिजीज बोलते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए कि हमारी कंधे में, गर्दन में, एल्बो में और रिस्ट में और फिंगर्स में दर्द हो रहा है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस फोरम से कि वो कृपा करके अपना 6 महीने में या साल भर में अपना डायबिटीज की जरूर जांच कराएं, अगर वो डायबिटिक हैं और डायबिटिक नहीं भी है। एक इंसिडेंस ये देखा गया कि पोस्ट कोरोना हमारा डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ गया। जो लोग प्री डायबिटिक थे, जो डायबिटीज की बॉर्डर लाइन पे थे, वो अब काफी उनका ब्लड शुगर का लेवल आ रहा है, उसको स्ट्रेस मानिए या उनको कोविड हुआ उसके कारण से उनका शुगर का लेवल बढ़ा। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपना एक बार ब्लड शुगर जरूर कराइए। अगर ये कोई तकलीफ आपको कहीं कंधे से लेकर के अपर आर्म में कहीं पर भी हो रही है, तो हमें ब्लड शुगर का लेवल पता होना चाहिए। दूसरा, जो लोग थायराइड की मेडिसिन खाते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में हम एक किस्म की अल्ट्रोक्सिन नाम की गोली खाते हैं, वो भी हमारा दर्द करने में बहुत सहायक रहता है। तो जिन लोगों ने थायराइड की जांच 6-8 महीने से नहीं कराई, कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, कृपा करके वो लोग थायराइड की जांच कराएं अगर उन्हें किसी किस्म का भी दर्द हाथ में हो रहा है। तीसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, दिल्ली शहर का खाना सबसे रिच है। भारतवर्ष में दिल्ली में सबसे बढ़िया, नॉर्दर्न बेल्ट में सबसे अच्छा खाना खाया जाता है। जैसे हम लोग राजमा खाते हैं, छोले खाते हैं, मखनी दाल खाते हैं, साबुत उड़द खाते हैं, साबुत मूंग खाते हैं, शाही पनीर खाते हैं, नान खाते हैं। दिल्ली, ये नॉर्दर्न बेल्ट में, एनसीआर में ये इस किस्म का खाना खाया जाता है। अगर आप डाउन साउथ में चले जाइए तो वहाँ सांभर और इडली खाते हैं। उसके नीचे महाराष्ट्र में आइए तो वो पटाटा बड़ा खाते हैं। उसके नीचे चले आइए, मध्य प्रदेश में आ जाइए तो वहाँ चने की दाल खाई जाती है, बिहार में चने की दाल खाई जाती है, यूपी में अरहर की दाल खाई जाती है। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है, या एनसीआर एक ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत रिच खाना खाते हैं और खाना खा के उसके बाद हमारा प्रस्त लेट जाते हैं या सूख जाते हैं। तो जो प्रोटीन्स हम खाते हैं वो हमारे डाइजेस्ट नहीं होते, वो हमारे हजम नहीं होते, और उससे एक तत्व बनता है जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड दिल्ली में से 6 लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिससे हम लोग यूरिक एसिड बढ़ जाने से गाउटी आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द इतना सीवियर होता है उसके कारण। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग इन दालों को अगर खाएं तो कम मात्रा में खाएं, दिन में खाएं, उनको थोड़ा पतला बनाएं और खा के थोड़ा चले फिरें। मनाही किसी चीज की नहीं है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, इस फोरम पे हम नॉन वेज के बारे में नहीं बात करेंगे, हमारे मॉमडन्स पेशेंट है, वो लोग खूब नॉन वेज खाते हैं, सबका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। एक कल्चर है जहाँ नॉन वेज का बहुत प्रचलन है, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड से जोड़ों में दर्द होता है, जो एक बहुत खराब किस्म का एक आर्थराइटिस होता है, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं, और उससे यूरिक एसिड स्टोन्स भी बनते हैं। अगर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो किडनी में स्टोन भी बनाता है यूरिक एसिड। तो सब लोग ये नोट करें कि हमें साबुत दालों का परहेज कम से कम करना चाहिए, स्पेशली आजकल जब हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है।
हम लोग वॉक पे नहीं जा रहे, अपने काम पे नहीं जा रहे, हम लिमिटेड पार्ट्स के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो कृपा करके हम इन दालों को, जो प्रोटीन युक्त दालें हैं, जैसे प्रोटीन जैसे सोयाबीन है, न्यूट्रिएंट अगार है, राजमा है, व्हाइट चने भटूरे वाले छोले हैं, साबुत उड़द है, उनको हम कम खाएं। दली हुई दालों का हम सेवन कर सकते हैं, जैसे अरहर दली हुई, मूंग छिलका, मूंग धुली हुई, चने की दाल, ये सब दालें हम धुली दालें खा सकते हैं, क्योंकि ये पतली बनती हैं और इनको हम खा सकते हैं। साबुत दालों को हम कम खाएं, और एक बार यूरिक एसिड की भी हम जांच कराएं। अगर किसी के किसी जोड़ में, किसी घुटने में, किसी के हाथ में, किसी अंगूठे में दर्द हो रहा है, तो वो यूरिक एसिड की जांच जरूर कराएं। तो ये तो हुआ गouty आर्थराइटिस, जिससे ज्यादातर जोड़ों में दर्द होता है, और आजकल पोस्ट कोरोना ये तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम लोगों ने घर में रह के तरह तरह के पकवान खाए, उनको हमने हजम नहीं किया, हमने एक्सरसाइज कम से कम करी, तो हमारे तत्व बहुत बढ़ रहे हैं आज। उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। अब आता है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में क्या है कि कई किस्म की बीमारियां होती हैं। अब हम सब लोगों को शौक है, हम आलती पालती मार के बैठते हैं, इंडियन टाइप शॉर्ट्स यूज करते हैं। दिल्ली में सबके घर ऊपर है, लिफ्ट बहुत कम घरों में है, हम सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं। तो एक उम्र के बाद क्या होता है कि घुटने की ग्रीस, हिप जॉइंट की ग्रीस भी कम होने लग जाती है। जब ग्रीस कम होती है तो उसके अंदर एक फ्रिक्शन डेवलप होता है। जैसे मनुष्य के एक उम्र के बाद बाल सफेद होते हैं, तो ऐसे पर शरीर के जोड़ भी धीरे धीरे सफेद होते हैं। तो उसमें ग्रीस की जब कमी हो जाती है तो हमारे को हिप जॉइंट में दर्द होना शुरू होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर को किसी किस्म का कभी बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई हिप जॉइंट में इन्फेक्शन हुआ हो, उनको कोई किसी किस्म का कोई ऐसी तकलीफ हुई जोड़ पे, कभी कभी एक्सीडेंट होके कभी फ्रैक्चर हुआ, तो उन लोगों का हिप का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया आज, ये देखने को मिला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब भी मौका मिले, वैसे आलती पालती मारना पूजा करने के लिए बहुत अच्छी बात है, अगर हमें हिप जॉइंट में दर्द होता है और आलती पालती मारने से वो एग्रीवेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है, तो हम चाहेंगे कि हिप जॉइंट में कम से कम बहुत इमरजेंसी हो, नेसेसिटी हो, जहां जरूरतमंद है वहीं हम आलती पालती मार के बैठे। नंबर 2, इंडियन टाइप शौच है, मोस्टली घरों में इंडियन टाइप शौच है, जिसको हम बोलते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन में। अगर हम स्क्वाटिंग पोजीशन में इंडियन टाइप शौच की पोजीशन पे बैठते हैं, तो अगर हम लैट्रिन करने जाते हैं और उसके बाद मेरे जोड़ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मेरी जॉइंट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो मैं चाहूंगा कि जब मेरा प्रेशर बिल्कुल बन जाए, मैं शौच तब यूज करूं जब बिल्कुल मेरे को एकदम लगे कि वहां जाके मैं एकदम 2-3 मिनट में निवृत्त हो जाऊंगा। वहां जाके बैठे ना, कई लोगों को मोबाइल सुनने का शौक है शौचालय में बैठ के, वो सब हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ों की दर्द की गिनती अब बढ़ती जा रही है। अच्छा, आवाज बंद हो गई। नसें निकलती हैं, वो भी हिप में हमारी जाती हैं, हमारी हिप में वो भी जाती हैं, उसके कारण भी हमारे को दर्द होता है। अब चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, लेग में इरिटेशन ऑफ द पेन होता है। जो लेग की मसल्स हैं, इसके अंदर जो हिप का जोड़ और नी के जोड़ है, इसके बीच में कई बार बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये जो मसल होती है, ये नी, हिप और नी के बीच की जो मसल है, इसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है। और ये रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, हम ऐसे लेट के टीवी देख रहे हैं, ऐसे लेट के टीवी देख रहे हैं, या ऐसे लेट के टीवी देख रहे हैं, या ऐसे लेट के टीवी देख रहे हैं, ऐसे 2 तकिए लगा करके, तो रीढ़ की हड्डी की नसों पे एक प्रेशर आता है जो हमारी थाई की मसल पे जाता है, और जिसके कारण से हमें हिप में और नी में, थाई में बहुत जोरों का दर्द होता है। तो अगर हम छोटी छोटी बातों को दिन प्रतिदिन अपने रूटीन में ले लें, तो हो सकता है हम कई किस्म के दर्दों से बच जाएं। जैसे हम रेगुलरली, जैसे बचपन में हम पीटी कराते थे, स्कूल में पीटी होती थी, हम एक किस्म की एक्सरसाइज कराते थे स्कूल में, 1 2 3 4 ऐसे करके पीटी कराते थे, तो हमारे शोल्डर में, एल्बो में और हमारी रिस्ट में एक किस्म की ताकत आती। तो अगर हम रोज एक नियम बनाने कि हमें शोल्डर के से पेन के बचने के लिए हम वो बचपन वाली पीटी हर घंटे में 5-6 बार करेंगे, 5-6 बार करने से, 10 बार करने से 1-1.5 मिनट लगता है, और दिन में 4-5 बार अगर हम करेंगे तो 40-50 बार वो हम पीटी कर सकते हैं, ताकि हमारे शोल्डर ठीक रहेंगे, हमारी एल्बो ठीक रहेगी, हमारी रिस्ट ठीक रहेगी, हमारी फिंगर ठीक रहेगी। तो मैं सब लोगों से, प्रवीणा जी यहाँ है, प्रवीणा जी जब समझ सकते हैं मेरी बात को, सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बचपन में हमारे स्कूल में पीटी होती थी, वो फिर से हम करना शुरू करें। उसको हम पीटी करेंगे तो हमारे शोल्डर की मसल, एल्बो की मसल, रिस्ट की मसल में एक किस्म का तनाव आएगा, एक किस्म की खिंचाव आएगा, एक किस्म का उसके अंदर, हमारे के अंदर एक मजबूती आएगी और हमारा दर्द कम हो जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात,
अब हम चलते हैं घुटने, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा सब लोगों को घुटनों में दर्द है। 10 में से 7 व्यक्ति 50-55 पार करते ही घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि जब मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, कई लोग कहते हैं जब मैं सीढ़ी से उतरता हूं तो मेरे को दर्द होता है, कई लोग कहते हैं जी जब मैं शौच की पोजीशन में बैठता हूं और उठता हूं तो मुझे दर्द होता है, कई लोग कहते हैं जी मैं अगर कहीं पर भी जाता हूँ, घूमने जाता हूँ तो मेरे घुटनों में इतना दर्द होता है कि मैं बता नहीं सकता। तो घुटनों का दर्द सबसे ज्यादा कॉमन होता जा रहा है 30 साल की उम्र से लेकर के 80 साल की उम्र तक के लिए सबके घुटनों में यदा कदा दर्द होता जा रहा है। उसका मेन कारण क्या है कि लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, लैक ऑफ वॉक। जो हम मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते थे वो हमने बंद कर दी। घर के बाहर निकलते हैं, ई रिक्शा, रिक्शा, गाड़ी, स्कूटर, उस पे जाते हैं। हम लोगों ने पैदल चलना बिल्कुल बंद कर दिया आजकल। जब पैदल नहीं चलेंगे तो घुटने हमसे नाराज हो गए हैं और घुटनों के अंदर दर्द होना शुरू हो गया। मैं घुटने का एक मॉडल लाया हूं, अगर सब लोग देख सकते हैं, ये हमारे घुटने का एक मॉडल है। ये हमारा घुटना है, ये ऊपर की हड्डी है, ये नीचे की 2 हड्डियां हैं, और इसके अंदर अगर आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं तो ये वार्शल है। जैसे नलके के अंदर वार्शल होता है, ऐसे भगवान जी ने हर जोड़ के अंदर वार्शल लगाया। वार्शल के अंदर ग्रीस है, ग्रीस से ये घुटना हमारा मुड़ता सीधा होता है, मुड़ता सीधा होता है, तो इसमें फ्रिक्शन नहीं होता और ये हमारे दर्द नहीं होता। अब एक उम्र के बाद क्या होता है, ये वार्शल सूखने लग जाता है। जैसे आपने एक कपड़ा धो के सिखाया, शाम को जब उठाया तो उस कपड़े के अंदर सलवटें पड़ गई, कहीं से वो सलवट ऊपर हो गई, कहीं से वो नीचे हो गई। उसी प्रकार से जो हमारा ये वार्शल है, ये भी एक उम्र के बाद इसके अंदर भी सलवटें पड़ जाती, कहीं से ये सूख जाता है, कहीं से मोटा हो जाता है, कहीं से पतला हो जाता है। जैसे उम्र बढ़ी और जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले बताया आप लोगों को, अगर मैं बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हूँ, ओबीज हूँ, मेरा वेट बहुत ज्यादा है मेरी हाइट के हिसाब से, अगर मैं डायबिटिक हूँ, अगर मैं कोई ऐसी दवाई खाता हूँ, लाइलाज दवाई खाता हूँ, तो उसके कारण भी ये हमारा जो वार्शल है जल्दी सूखना शुरू हो जाता है। जब ये जल्दी सूखता है तो ये उस कपड़े के माफिक हो जाता है, कहीं से ऊंचा हो जाता है, कहीं से नीचा हो जाता है। तो क्या होता है, ये दोनों हड्डियों के बीच का जो जॉइंट स्पेस है, दोनों हड्डियों के बीच का ये जॉइंट स्पेस है, ये इर्रेगुलर हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है। तो जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं या उतरते हैं तो ये हमें दर्द करता है, कभी अंदर की तरफ, कभी बाहर की तरफ। इसका मतलब हमारी ग्रीस खत्म हो रही है, हमारे अंदर जो लुब्रिकेशन भगवान जी ने दिया था वो खत्म होता जा रहा है। जैसे किसी व्यक्ति के जैसे बाल सफेद होते हैं, उसी प्रकार से हमारे घुटने भी सफेद होने शुरू हो जाते हैं। अब एक उम्र के बाद बाल सफेद हो, 55 साल के या 50 साल के बाद तो कोई परेशानी नहीं। अगर 35 साल में बाल सफेद होने लग जाए तो ये चिंता का कारण कि भाई 35 साल में बाल क्यों सफेद हो रहे हैं। अब 35 साल में बाल सफेद हो रहा है तो उसका कारण ढूंढना पड़ता है कि भाई क्या कमी है, आपके बाल क्यों सफेद हो रहे हैं, इतने सारे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं आपके। वो भी परेशान होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, हर किस्म का इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयां लेते हैं। उसी प्रकार से घुटने भी अगर जल्दी सफेद हो जाएं, इनका वार्शल जल्दी सूख जाए तो ये हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि सारे शरीर में हम सबसे ज्यादा घुटनों को यूज करते हैं, हम सबसे ज्यादा घुटनों को यूज करते हैं। सीढ़ी चढ़ना, उतरना, कहीं जाना, शौच करना, नहाना, खड़े होके बात करना, ऑफिस जाना, लैपटॉप, सबसे ज्यादा हमारे घुटने यूज होते हैं। और अगर घुटने ही दर्द करने लग जाए तो कितनी असुविधा हो जाएगी हमारी डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले तो हमें उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, क्यों खत्म हो रहे हैं। जैसे कि क्या तकलीफ हुई, कभी हमें चोट तो नहीं लगी। जैसे प्लेयर्स होते हैं, कई लोग बच्चे खेलते हैं या हम लोग भी खेलते हैं, तो कई बार हम लोग स्लिप हो जाते हैं और हमारा पैर मुड़ जाता है, तो अंदर की कई बार झिल्लियां टूट जाती है। वो तो ठीक है जी, चोट लगी तो दर्द हो गया, पर जो घुटना हमें 55 साल में मिलना चाहिए था, वही घुटना अगर हमें 35 साल में मिल जाए, अगर हमारा घुटना 35 साल का हो जाए और 20 साल बाद जैसे होना था, तो ये चिंता का विषय है। उसके लिए अब हमें क्या करना है, पहले तो एक्सरे करा के देखें कि वार्शल कितना कम हुआ है। उसके बाद हम यूरिक एसिड की जांच करा के देखें, जैसे मैंने थोड़ा पहले बताया कि हमारा यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा, ब्लड शुगर तो ठीक है, यूरिक एसिड भी ठीक है, हमारा थायराइड भी ठीक है, मेरा वजन भी ठीक है, फिर भी मेरे को दर्द हो रहा है। तो फिर हम कई किस्म के टेस्ट कराते हैं। हम आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, किस्म की गठिया होती है, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि हम बहुत से टाइम एसी में ही रहते हैं आजकल हम बिल्कुल, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न हो गया लाइफ का आजकल, जो आज से 15-20 साल पहले था। पहले छत में सोते थे, मंजे बिछाते थे, मंजों को टाइट करते थे, सब काम करते थे हम लोग, अपने हाथों से ही करते थे। अब तो बिस्तर बिछे होते हैं, बस एसी
कुछ भी काम हम लोग नहीं करते, फिजिकल वर्क मोस्ट ऑफ अस, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, कई लोग करते हैं, बहुत करते हैं, पर फिजिकल वर्क अब बहुत कम होता जा रहा है। जैसे पहले महिलाएं डंडा से कपड़ा कुटती थी, चक्की चलाते थे, आज से 30 साल 40 साल पहले, तो कंधे में कहाँ से दर्द होगा अगर चक्की चलाएंगे आप? सोटे से अगर कपड़े को कूटेंगे तो कहाँ दर्द होगा? सिलबट्टे पे चटनी पीसेंगे तो कहाँ एल्बो में और आपकी रिस्ट में दर्द होगा? तो ये सब कारण तो खत्म हो चुके हैं। मिक्सी है हमारे पास, पिसा पिसाया आटा है, मशीन है हमारे धोने के लिए, सोने के लिए हमारा बेड बिछा हुआ है और एसी चल रहा है। तो हमारा जो दर्द का इंसिडेंस डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक सज्जन अभी मुझे मिले, बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्होंने कहा कि इस युग ने जो 50 साल में, जैसे सब लोग यहाँ बैठे हैं 50 के अराउंड में, कोई 50 से 2 साल कम है, कोई 50 से 5 साल बड़ा है, कोई 60 का है, हमने जितना रिवोल्यूशन देखा है ना 50 साल में, कोई आगे आने वाली पीढ़ी इतना बड़ा रिवोल्यूशन नहीं देखेगी। जितना बड़ा रिवोल्यूशन देखा है, मुझे अच्छी तरह याद है जब छोटे होते थे हमारे यहाँ चक्की पे आटा पिसता था, चक्की पे दलिया पिसता था, सोटे से कपड़े धोए जाते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा, बहुत सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, शायद मुस्कुरा भी रही हैं, डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो काम नहीं है तो हमें रेगुलरली एक्सरसाइज अपने जोड़ों की करनी चाहिए, नहीं तो किसी ना किसी को किसी ना किसी समय, किसी ना किसी वर्ष, किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में जॉइंट पेन जरूर होगा। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करें, अब लोगों ने आटा गूंदने की भी मशीन रख ली है घर के अंदर, तो हाथ की उंगलियों में दर्द होना शुरू हो गया है। आजकल आटा गूंदने की भी मशीन आ गई है, ठीक है मैडम। और कोरोना में लोगों ने डिश वॉशर भी ले लिया, क्योंकि माई नहीं आती थी तो डिश वॉशर लोगों ने कर दिया कि बर्तन धो और फटफट साफ निकलेंगे। वॉशिंग मशीन तो हम बहुत सालों से यूज कर ही रहे थे। निचोड़ना भी बंद कर दिया, फटकना भी बंद कर दिया, कपड़े बिल्कुल ड्राई निकलते हैं आजकल और उसको आप सुखा दीजिए। तो मैम ये जोड़ों में दर्द तो होगा ही होगा। जोड़ों का दर्द इतना कॉमन हो गया है। मेरा अपना ये इंसिडेंस है कि पहले हम एक ओपीडी में अगर 10 पेशेंट देख रहे हैं एक समय में, तो 1 या 2 पेशेंट घुटने के दर्द के आते थे। अब 7 पेशेंट घुटने के दर्द के आते हैं, 3 बाकी जोड़ों के दर्द के आते हैं। तो उन 7 पेशेंट को हम कैसे बचाए जाए? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने जो मसल्स हैं, हमारे नी के नीचे के मसल्स है और नी के ऊपर की जो मसल्स है, नी जॉइंट के ऊपर की मसल है, जो ये लाल मसल है जो हमारी थाई के तक पे है, इनको क्वाड्रिसेप मसल्स कहते हैं और इनको हमें पक्का बनाना है। जैसे साइकिलिंग करके हम इन्हें पक्का बना सकते हैं, वॉक करके, मॉर्निंग वॉक करके हम क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इनको हम कुछ किस्म की एक्सरसाइज करके इनको पक्का बना सकते हैं। इनको दबा करके, जैसे नी के नीचे एक टॉवल रख दिया हमने मोड़ के, उसको दबाएं, उससे हम पक्का बना सकते हैं। पर हमें एक्सरसाइज जरूर करनी है, जरूर करनी है और जरूर करनी है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम जोड़ों के दर्द से ग्रस्त रहेंगे। तीसरी बात, 10 में से 6 महिलाओं से पूछो कि आप कितना दूध पीती हैं, आपका कैल्शियम का सोर्स क्या है, तो उनमें से 4 कहेंगी मुझे दूध आता नहीं है, मैं तो हरियाणा से आई, मुझे दूध का दूध नहीं अच्छा लगता, हमारे यहाँ तो भैंस का दूध आता था। There are so many good excuses to explain, but in our opinion, milk is a good source of calcium. हमें अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है। अब लोग कहते हैं जी मैं तो कैल्शियम की गोली रोज खाता हूँ, मैं तो कैल्शियम की गोली रोज खाती हूँ, मैं तो सालों साल से खाती हूँ। पर मेरा क्वेश्चन उनसे ये बनता है, क्या आपने किसी मकान को बिगर सीमेंट के बना देखा है? कैल्शियम की गोली ग्रेनाइट और टाइल्स के समान है। आपका जब मकान बन गया तो उस पर आपने ग्रेनाइट और टाइल्स लगा दिया उसको, पर पहले आपको सीमेंट चाहिए अपनी हड्डियों को मजबूत करने, जो कैल्शियम रूपी। ग्रीनर द वेजिटेबल मोर कैल्शियम इट है। जितनी ज्यादा हरी सब्जी उतना ज्यादा कैल्शियम इसके। तो सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग लेते ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा दूध पियेंगे तो जैसे हम लोगों का मिथ चल रहा है कि आज ये दूध बड़ा नकली आ रहा है, मिला हुआ आ रहा है, तो डबल टोन या सिंगल टोन पियेंगे, वो पानी के अलावा कुछ नहीं मिला हुआ है। तो आप बड़ा क्रीम वाला मत लीजिए जाकर के, आपका सिंगल टोन दूध लीजिएगा, उसका सेवन कीजिए।
उसका दही लीजिए अगर दूध नहीं खाता, आटा दूध में लगाएं अगर आपको नहीं और बिल्कुल भाता, दही से आपका गला खराब होता है, दूध के चाय के साथ ले लीजिएगा, मत पीजिए चाय, दूध में पत्ती डाल के चाय पीजिए अगर चाय पीने के शौकीन है, पर वन मस्ट कंज्यूम द मिल्क, क्योंकि जोड़ों का दर्द एक टर्म होती है न्यूट्रिशनल आर्थराइटिस, जो खान पान की कमी के द्वारा होता है, जिसमें विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन D3 और कैल्शियम चाहिए। वो भी बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। नंबर 3, कई घरों में भें बनती है, कमल का होते हैं, ड्रम्स, वो भी लीजिए, उसके अंदर भी कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। हरी सब्जी जितनी ज्यादा खाएंगे, मिल्क जितना ज्यादा पिएंगे, हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन D3 चाहिए, जो हमें धूप से, धूप 7 से 10 की धूप सबसे अच्छी है, क्योंकि उसके बाद दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, सूर्य देवता निकलते तो हैं, हम धूप में बैठते भी हैं, पर वो जो रेज हैं जो हमें विटामिन D3 देती हैं, पॉल्यूशन के कारण हमारे तक नहीं पहुंच पाती। तो कृपा करके अगर मैं धूप में बैठता भी हूँ तो मैं कोशिश करूँ 7 और 11 के बीच में धूप में बैठूं, कम से कम एक सप्ताह में एक बार जरूर बैठूं। नंबर 2, विटामिन D3 की मार्केट में बहुत किस्म की प्रिपरेशन अवेलेबल है। कई ऐसी जगह हैं जैसे आपके कुछ रिश्तेदार या मेहमान या बच्चे विदेश में रहते हैं जो निकलती ही नहीं है, तो विटामिन D3 की गोली का सेवन। विटामिन सी का सोर्स है नींबू पानी, मौसमी का जूस, खूब ज्यादा मात्रा में पीजिए, नींबू पानी पीजिए, वाई विटामिन सी की गोली खाइएगा, नींबू पानी पिए, आंवला खाइए, आंवला इतना उपलब्ध है हमारे दिल्ली में, हमारे इंडिया में, किसी भी फॉर्म में भी आप आंवले को ले सकते। B12 वेजिटेरियंस के अंदर दालों के अंदर है, वो भी अंकुरित दालों में। स्प्राउट्स का चलन इसीलिए अपने देश में है कि उसके अंदर B12 होता है। B12 हमारी मांसपेशियों को मजबूत रखता है और जोड़ों में दर्द नहीं होने देता। तो सप्ताह में 1 या 2 बार हमें स्प्राउट्स जरूर खाना चाहिए। स्प्राउट्स का चलन इसीलिए अपने देश में है कि उसमें B12 होता है वेजिटेरियन लोगों के लिए। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत चीजों में B12 है, वेजिटेरियन लोगों के लिए B12 सिर्फ स्प्राउट्स के अंदर है हमारा B12। अब हमने बोला विटामिन D3 हमें धूप से मिला, अगर धूप नहीं आती, ऐसी जगह रहते हैं, तो विटामिन D3 की गोली खाएं। दूध या दूध की बनी चीजें हम लें, हरी सब्जियां लें, कैल्शियम मिलेगी। नींबू पानी लें, हम मौसमी का रस लेने से विटामिन सी मिलेगा हमें, और दाल अंकुरित करके खाने से हमें विटामिन B12। ये 4 चीजें हमारी शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिसके कारण हमारे जोड़ों में दर्द नहीं होता। कारण जोड़ों के दर्द बहुत सारे हैं, पैथोलॉजिकल कारण भी है। अगर किसी व्यक्ति को मैलिग्नेंसी है, कहीं की मैलिग्नेंसी है, कहीं का कैंसर का फोड़ा है, तो उसके शरीर में उसके सेकेंडरी हिस्से में भी जोड़ों का दर्द हो सकता है। कई लोगों को ऐसी तकलीफें हैं जो ना इलाज हैं, कई तकलीफें ऐसी होती हैं, कई किस्म के कैंसर ऐसे होते हैं, उनको भी जोड़ों का दर्द हो सकता है। पर इन सब की भरपाई करने के लिए जितना हम हजम कर सकते हैं, जितना हम अपनी लिमिट्स में हमें ये 4 चीजों का सेवन बिल्कुल करना है। हमें इन 4 चीजों का सेवन बिल्कुल करना है, और इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। अगर हम मॉर्निंग इवनिंग वॉक नहीं करते, पोस्ट डिनर वॉक कर लें, अगर हम वहां भी जाने में असमर्थ हैं, हम बेड रिडन है, बेड पे बैठे हैं, तो कृपा करके अपने हाथ ऐसे से हिलाते रहिए, पैर ऐसे से हिलाते रहिए जैसे हम एक दूसरे को बचपन में पैर मारते थे। आप एक्टिव टोस को आगे पीछे करते रहिए, दाएं बाएं करते रहिए, पैर को आकाश में ले जाइए, फिर नीचे ले जाइएगा, पैर को बाहर ले जाइएगा। ये सब एक्सरसाइज करनी है। हम सब चीजें खा रहे हैं, हर चीज की गोली है मार्केट में, हम ये सब चीजें खा रहे हैं, पर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उसका रिजल्ट हमें 60-70% ही मिल रहा है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें 100% या 90% मिल रहा है। उसके बाद हम आते हैं, घुटनों के बाद आते हैं हम एंकल जॉइंट पर। एंकल जॉइंट में भी आजकल लोगों के एंकल मतलब एड़ी में लोगों के बहुत दर्द होता है। एड़ी में इतना दर्द हो रहा है लोगों की एड़ी में कि वो कहते हैं जी हम जमीन पे जब सवेरे उठते हैं तो पैर ही जमीन पे नहीं रख सकते, इतना हमारे एड़ी में दर्द। कई लोग कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल चलता हूँ, 4 स्टेप चलता हूँ तो मेरी एड़ी में दर्द होने लग जाता है, मेरी पैर की उंगलियों में दर्द होना जाता है। तो उसके भी कई कारण है, जैसे मैंने भी बताया। अगर फुट में दर्द है तो सबसे पहले हमें यूरिक एसिड की जांच करानी चाहिए। अगर हमारा यूरिक एसिड ठीक आता है तो हमें कैसे करा के देखना चाहिए कि हमारी एड़ी में कुछ परेशानी तो नहीं चल रही। और हमें हमारी बुक्स कहती हैं कि पेन इन द हील
हील के अंदर, एड़ी के अंदर दर्द का मुख्य कारण हमारा जूता या चप्पल है। बाहर दिल्ली शहर में या एनसीआर में वी टेक वेरी नाइस शूज एंड चप्पल, दे आर वेरी गुड लुकिंग। उनका ऊपर का सोल तो खराब सा होता है, ऊपर दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, चमचमाते होते हैं, चमकते होते हैं, बड़े सल में सितारे लगे होते हैं उनके अंदर, और जो उनका सोल है वो इतना खराब होता है कि जैसे ही आपने पहना उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल होता है जो इतना हार्ड होता है कि हमारी एड़ी को वो चुभता है। तो वी शुड ऑलवेज यूज इट शू और चप्पल विच हैज ए कुशनिंग इफेक्ट। जैसे आज से कुछ साल पहले बाटा वाले चप्पल बनाते थे, बाथरूम स्लीपर, नीली पट्टी की चप्पल होते थे, जो साउथ में आजकल भी पहनते हैं लोग, साउथ के लोग अभी भी पहनते हैं। उनके कभी एड़ी में दर्द नहीं, एक तो वो राजमा छोले नहीं खाते, मखनी दाल नहीं खाते, वो अपने सांभर खाते हैं, और चप्पल भी बिल्कुल सिंपल सी पहनते हैं। उनके एड़ी में, साउथ में, डाउन साउथ में एडी का दर्द बहुत कम पाया गया है, नॉर्थ में एडी का दर्द बहुत ज्यादा पाया गया है, क्योंकि तो हमारे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, खाना हमारा बहुत रिच है, और चप्पल जूता भी हम बहुत रंग बिरंगा पहनते हैं। एंड वी हैव डजन्स ऑफ शूज एंड वी डोंट हैव इवन अ सिंगल कंफर्टेबल शू। वी शुड हैव 1 or 2 कंफर्टेबल शूज व्हिच हैव अ स्पंजिंग एक्शन, जो हमारी एडी में दर्द है। उसके बाद पैर के अंगूठे में बहुत लोगों के दर्द होता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, जी मेरा पैर का अंगूठा अंदर की तरफ मुड़ता जा रहा है, बाहर की तरफ मुड़ता जा रहा है, जी मेरे पैर के अंगूठे में बहुत दर्द है। उसका भी हमें कारण ढूंढना है कि ये क्यों दर्द। तो बेसिकली जो मैंने आज आप लोगों से चर्चा की है, मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी है, वी शुड हैव ए रेगुलर डाइट, वी शुड नॉट फास्ट, वी शुड नॉट फीस्ट, ना दावत ना रोजा। नियम से खाना खाइए, शाकाहारी अच्छी तरह से आहार लीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रेगुलर लीजिएगा। उसमें 4 चीजों का ध्यान दीजिए, इसके अंदर विटामिन सी है, इसमें विटामिन B12 है, इसमें कैल्शियम है, क्योंकि विटामिन D3 का सोर्स तो सिर्फ सूर्य देवता है, या ओरल गोलियां जो या पाउडर उपलब्ध है वो। तो ये 3 चीजें हमारी डाइट में जरूर होनी चाहिए। प्रोटीन्स की हमें आवश्यकता है, हमारी दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क से प्रोटीन मिलता है, हमें ड्राई फ्रूट से प्रोटीन मिलता है, वो उसकी जरूरत है हमें। पर उसके बाद हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, हम उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो हमारी परेशानियां बढ़ती रहेंगी। अब आता है कि ये तो हुआ जनरल प्रॉब्लम, जो डिजेनरेटिव चेंजेस मैंने बताई, जो उम्र के हिसाब से चल रही है। कई पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, कई पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, जैसे तरह तरह की हम बीमारियां हैं। सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस आजकल सब लोगों में दर्द करता है, उसके बारे में हमें जांच करानी चाहिए। ये एक हेरिडिटरी बीमारी है, फैमिली से आती है, और कई प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज हैं, जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, और कई किस्म की बीमारियां, जैसे अगर कोई एपिलेप्सी का मरीज है उसको भी परेशानी हो सकती है, किसी किस्म के ट्यूमर्स हैं उसके कारण भी परेशानी हो सकती है। पर नॉर्मली इसके लिए तो हमें किसी मेडिकल सेटअप में जाकर के अपने को इन्वेस्टिगेट करा के देखना चाहिए। बेसिकली जो जोड़ों का दर्द है वो डिजेनरेटिव है, एज से पहले हो रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस के कारण हो रहा है, लैक ऑफ न्यूट्रिटिव डाइट के कारण हो रहा है, जो हमारी डाइट में कमी आ रही है उसके कारण हो रहा है, लैक ऑफ कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है, लैक ऑफ विटामिन D की कमी के कारण हो रहा है, जो हम अपनी की तकलीफें हैं, जैसे कई दर्द हैं, प्रोफेशनल हैजार्ड्स हैं। जैसे मैं एक लैपटॉप का, जैसे वर्क फ्रॉम होम बच्चों ने शुरू किया, अभी सब लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो लैपटॉप पे बैठे रहते थे 8-8, 10-10 घंटे विदाउट एनी ब्रेक, उससे भी लोगों को तकलीफें पड़ी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इंसिडेंस उसमें बहुत बड़ा, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, पीठ के दर्द के इंस्टेंसेस बहुत बड़े, काफ में दर्द बहुत बड़ा, हिप में दर्द बहुत बड़ा। तो मैं अपने पेशेंट से ये कहता हूँ कि हर 45 मिनट में आप अपने लैपटॉप को छोड़ दीजिए, एक ब्रेक लीजिए, थोड़े हाथ पांव को चलाइए, एक्सरसाइज करिए, और उसके बाद आप फिर लैपटॉप पे बैठ जाइए। ब्रेक तो ले ही सकते हैं 2-4 मिनट की, आप टॉयलेट चले गए, पानी का ग्लास पी लिया, तो परसिस्टेंट लैपटॉप पे बैठने से इंस्टेंस बहुत बढ़ गया। मैंने अनिल जी से ये बात की थी कि अनिल जी, आजकल हमारे पास जोड़ों के दर्द तो थे ही हमारे पास, पर पोस्ट कोविड जिन लोगों को कोविड हुआ
उनको इतना एटिपिकल प्रेजेंटेशन है शोल्डर पेन्स का, जो कहीं बुक में भी जिनको दर्शाया या बताया नहीं गया, ना हमने पढ़ा कभी। 40-50 साल हो गए मैं डॉक्टरी करते करते। देयर इज सो एटिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ जॉइंट्स पेन आफ्टर कोविड। कोविड में डायबिटीज का इंसिडेंस काफी बढ़ गया। कोविड में ब्लड, पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूं, जिन लोगों को कोविड हुआ, और हम जितने भी जहां आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका कोई ना कोई का घर का व्यक्ति जरूर कोविड से सफर किया हो। और अप्रैल मई में जिनको कोविड हुआ, वो आजकल इतनी सीवियर प्रॉब्लम्स के साथ हमारे को प्रेजेंट कर रहे हैं। कई कह रहे हैं जी मेरी तो पीठ में सारा दिन दर्द ही होता रहता है, मेरे कभी दर्द नहीं हुआ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये दर्द कैसा है। कई कहते हैं जी मेरे कंधों में इतना दर्द है कि मैं कुछ उठा नहीं पा रहा। कई कहते हैं मेरी एड़ी में इतना दर्द है। तो इस टर्म का हमने नाम दिया पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। कोविड के बाद हो जाने के बाद जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, उनका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। जो डायबिटीज अपनी डाइट से कंट्रोल किए हुए थे, उनका डायबिटीज का लेवल बढ़ गया, उनको मेडिसिन में आना पड़ा। जिनको प्रॉब्लम के पेशेंट पता नहीं थे। अब इसका क्या निवारण किया? अब पेन तो है, हम उसको दर्द की दवाई भी दे रहे हैं, जांच भी करा रहे हैं, जांच में कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा। कोई भी जांच कराओ, गठिया की कोई भी हम जांच कराते हैं, आर्थराइटिस पॉजिटिव ही नहीं है, सब नेगेटिव आ रही है, और पेन उनको इतना है। तो सबसे पहले तो हम सब लोग देखा सूख गया, आपने उसको शाम में 2 गिलास पानी डाल दिए तो वो खिलखिला के मुंह एकदम हरा भरा हो। इसी प्रकार से हमारे जो हमें बुखार आया या कोविड की समस्या थी, तो हमारा लिक्विड इनटेक कम रहा, हमारे जोड़ों में से डिहाइड्रेशन हुआ, उसमें से ग्रीस की कम हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज। तो वी ऑल मस्ट हाइड्रेट अवरसेल्फ। हम सब लोगों को दिन में 2 से 2.5 लीटर किसी भी फॉर्म में लिक्विड पीनी चाहिए। आजकल ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, हमें पसीना बहुत आ रहा है आजकल, हर मिनट में बहुत ज्यादा खराब वेदर चल रहा है, मोस्ट ह्यूमिड वेदर, रेन्स भी बहुत दिन से नहीं हुई है। So we all must take a lot of liquids in any form, whatever you prefer. If you prefer water, you can have water. If you prefer छाछ, if you prefer नींबू पानी, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो मीठे जूसेस पी सकते हैं आप नींबू पानी पीजिए, छाछ पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, पानी पीजिए। पर हम सब लोगों को 2 से 2.5 लीटर लिक्विड रोज पीनी चाहिए, until unless हमें कोई किडनी की ऐसी बीमारी है या हमें कार्डियो कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे डॉक्टर ने हमें लिक्विड रिस्ट्रिक्ट कर रखी है कि भाई आपको 1.5 लीटर से या 1.25 लीटर से ज्यादा लिक्विड नहीं। पर जो लोग स्वस्थ हैं और जिनके घर में किसी को भी कोविड हुआ है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उन लोगों को समझाएं कि आप सबसे पहले जितना ज्यादा लिक्विड है उतना ज्यादा, जितना ज्यादा लिक्विड पे। सब लोग कहते हैं मैं तो जी बहुत पानी पीता हूँ, मैं तो बहुत पानी पीता हूँ, मैं तो इतनी लिक्विड पीता हूँ, मैं तो दिन में 3 चाय पीता हूँ, मैं तो 2 बार दूध पीता हूँ। पर नहीं, अगर हम उनको नापें तो वो 2-2.5 लीटर। तो सबसे पहले तो उन लोगों को लिक्विड्स लेने चाहिए। और दूसरी बात है रीएश्योरेंस, उन सबको एश्योर किया जाए कि 3 से 4-5 महीने लगे, 3 to 6 का हमने टाइम दिया है कि 3 से 6 हफ्ते लगेंगे इसको दर्द को जाने के लिए। अगर आपको मार्च में आपको हुआ है कोविड तो आप सितंबर तक बढ़िया ठीक हो पाएंगे, और अगर आपको अप्रैल में हुआ है तो अक्टूबर तक ठीक हो पाएंगे। आपको 6 अगर अप्रैल में हुआ तो 6 महीने तक आपको ये प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम भी 3, 3.5, 4 महीने के बाद हो रही है तो लगेंगे। अगर उस और किसी को 6 महीने हो गए उसके बाद भी दर्द हो रहा है तो फिर हम लोग आर्थराइटिक प्रोफाइल कराते हैं, गठिया की तरह तरह की जांच कराते हैं, उसकी तरीके से जांच कराते हैं और देखते हैं कि कौन सा जोड़ इसका खराब हो गया, किस जोड़ में क्या परेशानी आ गई, और उस हिसाब से फिर दवाई करते हैं। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ जितने भी आज हमारे साधक बैठे हैं इस मीटिंग में और इस वेबिनार में, उनके घर में किसी ना किसी को जरूर कोविड। They must do their routine work, they must do exercise, they must maintain their vitamin D3, calcium, vitamin B12 and vitamin C. They must maintain, they must take. और अगर उनको लगता है कि मेरा ये बहुत कम है विटामिन D3 या B12, तो किसी डॉक्टर के संपर्क में रहें और उसकी जांच कराएं कि हमें कितने महीने तक ये विटामिन D3 और B12 खाना है। क्योंकि डाइट से तो इम्प्रूव होगा, पर अगर वो बहुत ही ज्यादा बॉर्डर लाइन से कम है तो हमें कई बार इंजेक्टेबल प्रिपरेशन भी विटामिन B12 के देने पड़ते हैं, विटामिन D3 के भी देने पड़ते हैं, और इस किस्म की हमें दवाइयां। तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक जॉइंट्स पेन के बारे में।
और एंकल के बाद प्लांटर तलवे में भी दर्द होता है, उसको हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। वो मैंने ऐसे जैसे बताया कि आप यू शुड वियर ए गुड स्पंजी नाइस शू और चप्पल, ताकि वो हार्ड ना हो। नंगे पैर मत रहें, बेयर फुटेड मत रहें, तलों की सिकाई करें, उसकी एक्सरसाइज करें, तो आपको आराम मिलेगा। तो ये रहा आज का। और बाकी अनिल जी कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैं जवाब दे किसी का सकता हूँ। कोई प्रश्न हो डॉक्टर साहब से तो पूछ सकते हैं। जर्नल मैंने आज बात की है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था, और मैंने अनिल जी से और उनसे डिस्कस किया कि कोविड के बाद हम जॉइंट पेन बहुत देख रहे हैं, तो हम जॉइंट पेन रखते हैं और हम कोविड पे इस पे प्रेशर देंगे। क्योंकि किसको कभी भी पुरानी कोई तकलीफ थी, जैसे मेरे को घुटने में दर्द हुआ, से 10 साल पहले मैं बिल्कुल ठीक चल रहा था, और बीच में कोविड हुआ, मिस्टर एक्स को अब घुटने में इतना सीवियर दर्द हो रहा, कह रहा मैं कुछ किया ही नहीं, मेरा दर्द क्यों बढ़ गया। किसी को पहले पीठ में दर्द हुआ, और कोविड होने के बाद अब 3-4 महीने के बाद उनको इतनी किस्म की तकलीफें हो रही हैं। तो सब लोग जो हमने बेसिक छोटी बातें आप लोगों को बताई हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, और कोई भी किसी को कोई समाधान हो, शंका समाधान हो, तो मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। किसी का साहब कोई नमस्कार। प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। जी, मैं आपकी शक्ल देख सकता श्रीमती हूँ क्या? स्वराज गुप्ता का बेटा बोल रहा हूँ देहरादून से। आपका वीडियो बंद है, आपका वीडियो बंद है, हाँ, वीडियो खोल लीजिए। मैं वीडियो खोल लिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे को भी अप्रैल एंड में एक तरह से RT-PCR तो नेगेटिव आया, मगर सिम्टम्स काफी थे जो टुवर्ड्स कोविड थे, और कोलैप्स भी हुआ मैं। तो उसके बाद लेफ्ट पैर में पंजे में आगे की तरफ अंगुलियां और अंगूठे के नीचे काफी दर्द रहता है। इससे पहले दर्द लेफ्ट नहीं में था। ही होता है। जी, आपका लेफ्ट ब्लड शुगर लेवल ठीक है? हाँ, ब्लड आपका शुगर लेवल ठीक है। ठीक है? जी जी, ब्लड शुगर लेवल ठीक है डॉक्टर साहब। बीपी भी ठीक है, बीपी भी नॉर्मल है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दवाई भी नहीं है, मतलब उस तरह से मैं लेता हूँ कभी, मतलब वही है कि 1 महीने ले लिए, मल्टीविटामिन ले लिया। एज मेरी 66 है इस समय। तो सबसे पहले लेफ्ट तो मैं पैर आपको की मुबारक जी सबसे पहले तो ये मैं दूंगा कि आप इंडिया की सबसे अच्छी जगह रहते हैं, पॉल्यूशन तो कम है। पॉल्यूशन कम है, मगर अब तो बहुत ज्यादा हो गया। पहला देहरादून नहीं रहा डॉक्टर साहब ये। हमें हमारे तो कई फ्रेंड कहते हैं देहरादून मूव कर जाओ, बहुत अच्छा है, 6 महीने वहां करो, 6 महीने मतलब ये तो ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा आकाश नीला दिखता है, आकाश नीला दिखता है, ये बात तो है। हमें 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 लॉकडाउन में ही दिखा था दिल्ली में, उसके हाँ बाद हाँ हाँ, और सूरज भी दिखता मेरा है ऐसा पूरा। मानना है कि जैसे आपको बताया ना, जो इसमें कोई नर्व कहीं पर प्रेस कर रही है आपकी, जो जी, आपकी जी। टोज में परेशानी हो रही है, तो हम गाबा हाँ, न्यूरॉन नाम की दवाई देते हैं। आप किसी डॉक्टर से बात करिएगा, गाबा अच्छा, न्यूरॉन अच्छा। नाम की दवाई देते हैं 7 नंबर की। वो शाम को 6-7 बजे खिलाते हैं। कई बार कई लोगों को उससे नींद आ जाती है, तो हम 6-7 बजे अच्छा। एडवाइस करते हैं उसको खाने के लिए। रिजल्ट्स आर वेरी गुड। गाबा न्यूरॉन नाम की दवाई है। गाबा न्यूरॉन, हाँ, 100 नंबर से। 100 इज बेसिक, उसके बाद 200, 300, 400 तक हम बढ़ते अच्छा, हैं, अच्छा। पर हम शुरू में 100 देते हैं। वो तो आप इसमें लीजिए। सॉल्ट क्या है डॉक्टर? गाबा सॉल्ट क्या है न्यूरॉन डॉक्टर साहब? ये अच्छा, गाबा न्यूरॉन ही है। ठीक है। मार्केट पब्लिकेशन को बहुत सारी, नॉटी पेन, गाबा पेन, ये तो मैं गाबा न्यूरॉन नाम से ही मिलेगी आपको। ठीक है। आप लीजिएगा। और कितने समय? आप स्वस्थ हैं और सिर्फ पैर नहीं दर्द है, बड़ा ठीक हो जाएंगे। हाँ, पैर में ही दर्द है, पैर में ही दर्द है बस। वो भी लेफ्ट में है, राइट में। सर हाइड्रेट योरसेल्फ, टेक लिक्विड एज यस, मच। हाँ वो सुना, मैंने सुना। बहुत 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 इंफॉर्मेटिव टॉक रही है आपकी, बहुत ज्यादा। आप लीजिएगा। मैं तो मतलब हम क्या करें, हर बार तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हर चीज के लिए, तो हम जो चीज घर में कर सकते हैं उसको तो करें। जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय लेनी है डॉक्टर साहब? अभी आप मेरे ख्याल से कम 20 डेज लीजिएगा, 20 डेज लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक फिर है। देखते हैं। हाँ, फिर अनिल जी से मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब। जी मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बिंदु बाला हूँ फरीदाबाद से। जी मैम। मैम आपकी शक्ल नहीं दिख रही। मैं दिखा, 1 मिनट। हाँ जी जी डॉक्टर मैम, साहब। नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी उम्र 50 इयर्स है। मैं फरीदाबाद में सेक्टर 16 में रहती हूँ। मुझे वर्कोरस वेन्स की प्रॉब्लम है, और एक लेफ्ट फुट में ज्यादा है,
जिसकी वजह से मेरे लेफ्ट फुट में बहुत पेन रहता है। आई एम अ टीचर। प्रोफेशन आपका खड़े होने का है, किचन में खाना खड़े होके बनाती हैं उनकी, हाँ और जी। ये प्रेगनेंसी के बाद शुरू हुई होगी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम। हाँ, काफी हद। 30 साल का। मैम देखिए, ऐसा है कि वेरिकोज वेन के लिए हम लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, पर आपके दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं, किचन में खाना और स्कूल में पढ़ाना दोनों ही खड़े हाँ होके जी। बनेगा, तो लॉन्ग स्टैंडिंग शुड बी अवॉइड, ओके। क्योंकि आयु आपकी बहुत कम है, 50 साल है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग शुड बी अवॉइडेड। और जितना भी मैं अपने मरीजों को ये कहता हूँ कि जितना आपका वेट है, अगर आपका 50 किलो वजन है, ट्राई टू शट डाउन 5% ऑफ योर वेट, 2.5 किलो वजन कम करने की कोशिश। अच्छा, अगर आप 45 किलो के हैं तो 2 किलो, और अगर आप मतलब 5% ऑफ द वेट शुड बी शट डाउन, योर प्रॉब्लम विल बी बेटर बाय 20, 25 to 30% ऑफ वंस ओन। और मैम किचन के अंदर आप एक पाटा रख लें 6-8 इंच का, जब भी आप खाना बनाए एक पैर ऊपर रखें, एक पैर नीचे रखें, ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ी देर में दूसरे पैर को ऊपर रख दें, उसको नीचे रख लें, और जब काम निपट जाए, आप जब बात कर रही हैं तो दोनों पैर को ऊपर उठा करके रखें, बिल्कुल पैर लटका के मत बैठे। जो मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, जो मेरा प्रोफेशन है उसमें तो मुझे लटकाने ही लटकाने। हाँ जी, हाँ जी। अलावा मैं कहीं पार्टी में जाता हूँ, कहीं ऐसी सोशलाइज करता हूँ, तो कुर्सी लेके आप बैठ जाए, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है ना, वो आपके वॉल वीक हो गए हैं, तो वो ब्लड ऊपर पूरा जा नहीं पा रहा और वही को दिखता है। और आजकल तो एडवांसमेंट है, पर मेरा ऐसा मानना है कि सर्जरी एडवाइजेबल तो है, पर रिकरेंस इसके चांसेस बहुत हैं, क्योंकि जो इटियोलॉजी है, जो कारण है आपका खड़ा होना, जब तक वो बंद नहीं होगा ना, तो ये बीमारी थोड़ी सी मुश्किल से जाती है। उसका कारण हमें थायराइड भी इसका रीजन हो सकता है? नहीं मैम, नहीं। अच्छा, दोनों डिफरेंट एंटिटी, ठीक। थायराइड, पर वही है ना कि बस जहाँ बीमारियां शुरू होती हैं, वहाँ ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज सब कुछ वहीं शुरू हो जाता है। इसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेरिकोज वेन मैडम, आजकल आप एक अच्छे से वस्कुलर सर्जन से मिल लीजिएगा, आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दे इंजेक्ट आल्सो, वी इंजेक्ट मेडिसिन आल्सो इनटू द मोस्ट प्रोमिनेंट वेसल जो आपकी दिख रही है नी पे या एंकल पे, उसके अंदर हमें स्क्लेरोजिंग एजेंट इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो वहां पर रुक जाता है, उसको बढ़ता नहीं है। और स्टॉकिनेट्स पहन के रखिएगा, अभी सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो जुराब वो मैंने के पहन नहीं सकती, मैंने लिए भी हैं, लास्ट 2 इयर्स पहले मैंने लिए थी, बट जैसे ही मैं वो स्टॉकिंग्स पहनती हूँ, मुझे एक अलग तरह की बेचैनी शुरू हो जाती है, मुझे लगता है कि जैसे बांध दिया गया है पैर। आप ऑडिबल नहीं है, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम उसको ना थोड़े नी के नीचे वाली लीजिए, आपने नी के ऊपर वाली बनवा ली होगी फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, ठीक है। आजकल उसको आधा मोड़ लीजिए, नीचे, नी के नीचे करिएगा। ठीक है मैम, ठीक है सर। नहीं तो मत बनवाइए, नीचे नीचे मोड़ लीजिएगा, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उसको आप धीरे धीरे यूज हो जाएंगे। और विंटर तो पहनिएगा, विंटर जरूर पहनिएगा, अभी अक्टूबर के बाद पहनिए, फरवरी तक पहनिएगा, ठीक, क्योंकि अभी तो आपको 10 साल तो जॉब में ही जाना है, 12 साल। हाँ जी। पढ़ाना भी है, बोर्ड पे लिखना भी है, आप तो अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते डॉक्टर साहब, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, तो जब हमें कोविड हुआ था तो डॉक्टर्स ने बोला पनीर खाओ। जी मैम। तो हम लोगों ने रोज किसी फॉर्म में भुर्जी या कुछ बना के लिया, हैवी तो नहीं लिया, पर कितना पनीर खा सकते हैं, कितनी मात्रा? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है कि जितनी आपकी आयु है ना मैडम, हाँ जी, 1:50, they should multiply by 12. So we have to consume 600 ml of milk and milk products. 50 को अगर हम 12 से तस्लीम करेंगे तो 600 आएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, ठीक है मैडम? तो 600 ml में आप जब 500 ml का पनीर खा के खा लें और 100 ml दूध चाय में पी लें, तो मिनिमम 600 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पनीर ही पनीर खाना है, मतलब पनीर एक उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया है, जल्दी से आपका इंटेक चला जाए। हाँ जी, हाँ जी। दूध में लगाइएगा, दूध को फाड़ के छेना बना के चाय के साथ खाइएगा, दूध कॉफी पीजिएगा, शेक्स पीजिएगा, दूध पीजिएगा। बस अगर 50 साल के तो 600 इज अ मिनिमम। उसके बाद आप 700 ले सकते हैं, 800 ले सकते हैं, 1 लीटर ले सकते हैं। धोनी जो हमारा क्रिकेटर है वो तो 14 लीटर रोज दूध पीता है। ठीक, थैंक यू डॉक्टर। जी मैम। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी।
रविंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ जी, हाँ जी। आप पहले तो मैं आपको एक बात बोलूं, आपने भजन बहुत अच्छा गाया और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आप कृपा करके मुझे बताइए कि इतने अच्छे भजनों की कहीं किताब मिलती है या खुद लिखते हैं? नहीं, कहीं कहीं से इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे इकट्ठा करते हैं? मेरे पिताश्री जैसे- तो कर लेते थे, वो कहीं देखते जैसे थे। हम लोग पथिक जी की बुकलेट मिल जाती है तो उसमें से कहाँ से मिलती है बुकलेट? लिख लेते हैं। बहुत ही अच्छा भजन गाया आपने, हाँ, बिल्कुल डिफरेंट था, जो मैंने कहीं ना सुना ना कहीं पढ़ा। सबसे जी। पहले तो मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ आपके भजन से। धन्यवाद जी, क्योंकि धन्यवाद। मैं और मेरी पत्नी, वो भी एक बच्चों की डॉक्टर है, शी इज ए पीडियाट्रिशियन, तो हम लोग सोचते हैं कि भजन की कलेक्शन कहीं बुक्स मिलती है तो हम ढूंढे बुक्स की, क्योंकि जो हमारी समाज की किताबें हैं उसमें तो कॉमन 10-12 भजन है। हाँ जी, है ना? पथिक जी के तो कोई भजन पुस्तक मिलती है भजन की? डिफरेंट है। जी। पथिक जी की बुक मिल जाए तो आप प्लीज बताइएगा, अनिल जी को बता दीजिएगा, मैं अनिल जी से ले लूंगा। ठीक है। आप ढूंढिएगा, अगर फरीदाबाद में मिलती है, हम फरीदाबाद से लेने आते हैं। जी, हाँ, बहुत अच्छा भजन। लास्ट ईयर जून में कोविड हुआ था। 20 में? हाँ जी, 20 में हुआ था। हाँ जी, उससे पहले पीठ में थोड़ा सा दर्द था, क्योंकि कोई 2019 में जरा बस में ट्रैवल कर रहा था तो ऐसे ही जर्क लगा, जब ब्रेक मारी तो पीछे ऐसे गिर गया था, तो इधर L3 L4 में थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस हुआ था, तो थोड़ा सा पेन था। पर कोविड के बाद पेन बढ़ गया, और उसमें क्या होता है कि जब रात को लेटने लगते हैं ना तब भी दर्द होता है, उठते हैं तब भी दर्द होता है। तो आपकी आयु कितनी है सर? मेरा 77 है जी। डायबिटीज की कोई शिकायत? डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे है, उससे दवाइयों के साथ तो ठीक है। मेडिकेशन पे नहीं है आप? मेडिकेशन पे है डायबिटीज? आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता हूँ मैं। सर आयुर्वेदिक छोड़ दीजिए प्लीज। अच्छा जी। सर मेरी बात मान लीजिए थोड़ी सी फोरम से आज। डायबिटीज नहीं कंट्रोल, अब नाखून बढ़ जाएगा, आयुर्वेदिक वाले नाखून को बिल्कुल छोटा नहीं कर सकते, वो नेल कटर से ही काटना पड़ेगा। काट सकते हैं सर? आयुर्वेदिक वाले नाखून को छोटा कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते ना सर, उसको नेल कटर से ही काटना पड़ता है। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि with your age, lumbar spondylosis is a very common entity of 77 years of age, number 1. नंबर 2, जो चोट लगी हड्डियों में, इस उम्र में चूना भी बहुत कम हो जाता है, जिसका हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। आजकल मेल में भी ऑस्टियोपोरोसिस बहुत होता है, तो उसके कारण थोड़ी हड्डियां थोड़ी सी आपकी दब गई होंगी। फ्रैक्चर नहीं हुआ होगा, वो हड्डियां दब गई होंगी। तो उसके लिए हमने एक टेस्ट बताते हैं, डेक्सा स्कैन। आप 16 सेक्टर में रहते हैं, वहां उसके बगल में ही है बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है ना सर? कौन सा हॉस्पिटल है? QRG। हाँ, QRG। तो वहां जाके डेक्सा स्कैन होता, तो एक बार आपको डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। पर कोई भी हार्म नहीं है अगर आप सारा दिन अगर लंबोसेक्टरल बेल्ट पहन के भी रहे इस उम्र में। आप एक बेल्ट पहन के रहिए और फॉरवर्ड बेंडिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जूता जैसे पहनना है तो आप स्टूल पे रख के पैर पहन। जी सर, बेल्ट है मेरे पास। आप बेल्ट पहनिए सर, रात में मत पहनिए, दिन में पहन के सोइएगा। मैट्रेस बिल्कुल आपकी हार्ड होनी चाहिए, और जैसे मैंने 2-3 बार कहा, लेट के टीवी, लेट के मोबाइल, लेट के किताब बिल्कुल नहीं पढ़िएगा। नहीं, वो तो नहीं करते हैं। और जब भी आप मेज कुर्सी पे बैठे तो फुट स्टेप पे पैर रख के बैठिएगा। पैर के नीचे फुट स्टेप जरूर होना, तो आपकी स्पाइन को एक रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। और 77 के हिसाब से आप थोड़ा सा विटामिन D3 अपना करा लीजिए, कैल्शियम करा लीजिए, तो आप ये दवाई लेंगे तो ठीक रहेंगे। चाहे तो आप एक ऐसे करा सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में लंबर स्पॉन्डिलोसिस इज वेरी कॉमन। जैसे आपने कौन सा टेस्ट बोला था? कौन सा टेस्ट बोला था? डेक्सा स्कैन सर, वो बताएगा हड्डियों में घनत्व, डेंसिटी कितनी है। अच्छा, बोन डेंसिटोमीट्री बोलते हैं सर उसको। ठीक है। वो हिप का और बैक का करते हैं। अगर उसके कुछ मात्रा कम है तो देयर आर सो मेनी गुड मेडिसिन अवेलेबल टू मेक आवर बोन स्ट्रॉन्ग, हड्डियों को मजबूत बना देता है। तो आपको जरूर करना। क्या करें? हाँ जी सर, अभी जो पेन है पेन के लिए सर सिर्फ आप क्रोसिन पेन रिलीफ लीजिएगा। डिफरेंट आजकल स्प्रेज आ रहे हैं, डिफरेंट ऑइंटमेंट आ रहे हैं। गर्म पानी की सिकाई करिए, रात में बेनागा सिकाई करके ऑइंटमेंट लगा के सोइएगा। और गद्दे को देख लीजिए कहीं से लहराता तो नहीं है, गद्दे पे एक दरी बिछा दीजिए। बेड शुड बी हार्ड। और मेरे ख्याल से तो पैचेस आ गए हैं आजकल मार्केट में। आजकल इस उम्र में, मैं 77 साल की उम्र में आपको दर्द की दवाई खाने के लिए कम से कम बोलूंगा, देयर आर द पैचेस अवेलेबल। जैसे बैंडेड होती है ना सर,
ऐसे दवाई के पैच आ गए हैं आजकल, तो वो आप लगा लीजिएगा। अगर वो गीला ना हो तो 48 से 72 घंटे तक आप उसको लगा सकते हैं। उससे दवाई धीरे धीरे अंदर जाएगी और आपके दर्द में आराम। वोवरन ले सकते हैं? वोवरन सर वोवरॉन तो बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, यदा कदा ले सकते हैं सर, रेगुलरली नहीं ले, ठीक है, क्योंकि आप बॉर्डरलाइन डायबिटीज है, डायबिटीज में तो सिर्फ क्रोसिन पेन रिलीफ ठीक है, या अल्ट्रासेट, वोवरॉन ग्रुप बिल्कुल नहीं लेते सर, वो किडनी पे असर करता है। ठीक है, अल्ट्रासेट ले सकते हैं? अल्ट्रासेट ले सकते हैं। ठीक है, जी। धन्यवाद जी, थैंक यू। ठीक है सर, पर वो वजन की पुस्तक जरूर बताइएगा सर। ठीक है जी। हाँ जी सर जी जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। नमस्कार मैम, आप नासिक से मैडम? मैं तो देहरादून से हूँ। अच्छा, आप भी दे रहे थे, मैं देहरादून बताइए। से हूँ। अभी मेरे बेटे ने बात की थी आपसे। जी जी मैं मैम, जी देहरादून मैम, से हूँ। जी मैम, जी। तो मेरे डॉक्टर साहब कंधे में राइट हैंड में बहुत दर्द है, कोहनी तक, पूरा कंधे से कोहनी तक। दाहिनी करवट लेटने में बहुत तकलीफ है। मेरी उम्र वैसे बहुत है, आई एम 86, 86 वर्ष की हूँ मैं। मैडम ये वाली वैसे दवाएं तो एक्सरसाइज बहुत खा करते रही हूँ। रहिए मैडम, ये वाली एक्सरसाइज करते। अच्छा, बचपन में जो स्कूल में पीटी होती थी, बस जी 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 ये करा करिए। और चलते जी, वक्त ये तो जैसे मैं- फौजी चलते हैं ना मैडम, 26 जनवरी में जैसे फौजी चलते हैं ना, एकदम हाथ आगे Left उनका hand। लहराता है यूं ऐसे करते हैं। अच्छा, हाथ के लिए। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, यस मैम। अच्छा। चलने में तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, बैठ के तो मैं कर लूंगी ये। हाँ, बैठ के हाथ को चलाइए, ऐसे ऐसे से चलाइए। जी आप मुझे देख पा रही है मैं कैसे चला रहा हूँ? जितना आगे जाए उतना पीछे जाए, सिकाई करके ऑइंटमेंट लगा के। हाँ, यस मैम, यस मैम। मैम वी ब्लेस यू एंड वी वांट टू सी यू योर 100th बर्थडे। तो आप जरूर एक्सरसाइज करिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो डॉक्टर साहब मैं ऑइंटमेंट तो रोज लगाती हूँ। सिकाई पहले करें फिर ऑइंटमेंट लगाएं। पहले हमारे गर्म भी पानी से श्री आरपी सिकाई सूरी कर जी दें। भी हैं, वो भी 86 के हैं। हाँ, अरे वाह। डॉक्टर साहब मैं जो हूँ, सुबह नहाने के बाद ऑइंटमेंट लगाती हूँ। पैरों में, घुटनों में काफी तकलीफ है, तो वो तेल मलती हूँ रोज रोज, डेली नित्य नियम से ये कर रही हूँ। कम से कम 1-2 हजार स्टेप लिया करिए, पैदल चला करें। चलती हूँ, पैदल भी चलती हूँ, 1000 स्टेप। बल्कि वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकती बिल्कुल, लेकिन मैं पैदल चलती हूँ और घास पे चलती हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं घास पे भी चलती हूँ। चलती तो हूँ डॉक्टर साहब मैं। मतलब ऐसे मत सोइएगा, ऐसे मत हैं? सोइए, ऐसे नहीं ऐसे मत सोया करिए। अच्छा, असल में जब है, ठीक है, वो हटा दूंगी अपनी सूरी हैबिट। साहब कुछ कहेंगे आप? आरपी सूरी जी 86 ईयर यंग। सुमित्रा गुप्ता जी 90 साल से हैं। सूरी साहब माइक बंद है। सूरी साहब माइक बंद है। हेलो। आरपी सूरी जी, हाँ जी, बोलो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ और सुबह 1000 स्टेप और रात को भी 1000 स्टेप चलता हूँ, हैं, ताकि मतलब घुटने भी ठीक रहे और चलने में कोई परेशानी ना हो, हैं। और कोई मैं मेडिसिन किसी किस्म नहीं लेता, लेकिन मैं सुबह शाम 1-1 घंटा योगा करता हूँ, एक्सरसाइज या योगा करता हूँ। वो रामदेव का आता है सुबह 8 बजे, वो देखो, वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। बहुत बढ़िया जी। सुमित्रा गुप्ता जी माता जी हैं, एक भजन सुनाते हैं 90 साल वाली माता जी। नमस्कार जी, नमस्कार अनिल जी। अनिल क्या जी करना है? नमस्कार। नमस्कार जी। बोलो जी। नहीं, कुछ नहीं बोलना। कुछ बोलना जी। क्या बोलना? एक प्रश्न पूछना था डॉक्टर साहब से, सुशांत हाँ, अम्बाला से। पूछो जी, क्वेश्चन आए हाँ थे जी। काफी। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी। मैं अम्बाला से बोल रही हूँ सुशांता। पिछले 2 साल से ना मेरे को फ्रैक्चर हो गया था पैर में, और जी। माइनर फ्रैक्चर था, हेयर लाइन फ्रैक्चर, जिसका दर्द अभी तक ठीक नहीं हो रहा। जी। आपकी आयु? मेरी आयु 61 साल की है, 61 प्लस। डायबिटीज की कोई शिकायत? कोई नहीं है मेरे को, ना बीपी है ना डायबिटीज है, कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज डेली करती हूँ। तब आपने प्लास्टर लगाया था, हेयरलाइन फ्रैक्चर का प्लास्टर लगाया था? प्लास्टर 3 महीने का लगा था डॉक्टर साहब। फिर भी दर्द हो रहा है? फिर भी दर्द हो रहा है, 3-4 बार उसके बाद भी मैंने एक्सरे करा लिया है।
कहाँ पर दर्द, कहाँ फ्रैक्चर? ये सबसे छोटी उंगली है ना, 5वीं उंगली का, 5वीं। हाँ जी, हाँ जी, उसके मैं साथ में ही हुआ था। तो उसका दर्द अभी तक ठीक नहीं हो रहा। ना टांगे नीचे लटका के मेरे से बैठा जाता है, ना ही मतलब कि ज्यादा चल पाती हूँ। मैडम एक एंकलेट आता है, एंकल की जुराब सिकाई करके वो पहन के रखा करिए, क्योंकि ये दर्द फ्रैक्चर का नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू का दर्द है आपका, मांसपेशियों का दर्द है, जो हड्डी पे मांसपेशियां लगी हुई है ना, ऐसा हाँ मुझे जी, हाँ समझ जी। में आता है आपकी बात से। तो एक अच्छा। एंकलेट आता है, एंकल की जुराब आती है, जो ठीक जैसे है। बैंडेज ये होती है ना, सीरियल की ये बनी। दर्द ना मेरा थाई तक जा रहा है। तो ये रीढ़ की हड्डी से आ रहा है मैडम, थाई में नीचे से दर्द नहीं ऊपर जाता, ऊपर से नीचे आता है। एक्सरसाइज तो मैं डेली करती हूँ अपनी मतलब रीढ़ कि की हड्डी की कैपेसिटी के एक्सरसाइज अनुसार। करिए, हाँ रीढ़ जी, की हड्डी की एक्सरसाइज करिए। डॉक्टर फिर साहब का नंबर ले लेना, फिर आराम से बात करना। हाँ जी। अच्छा अनिल जी, हम बंद करें? नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, 1 घंटा पूरा हो गया जी आज तो। ज्यादा हो गया आज तो। डॉक्टर साहब अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो मेरे को, मैं आपको वजन भेज दूंगा। मैं व्हाट्सएप डॉक्टर साहब का अपना नंबर भेज दे दो। दूंगा आपको गुप्ता जी। अनिल जी से ले लीजिए, मुझे भजन चाहिए मेरे को। अनिल जी ने कहा कि आपने भजन बोला था, अच्छा नहीं बोला, तो मैं आजकल प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमाकांत गुप्ता जी। इससे पहले कि आज के मुख्य अतिथि महेश गुप्ता जी अपनी बात रखें, एक भजन मैं चाह रहा था कि हो जाए। अपना संतोष जी राजपुरा से हैं या कृष्ण गांधी जी आए? मेरा ये आवाज आ रही है जी? आ रही है जी, बोलो जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आर्यजनों को मेरा नमस्कार। एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। हम तन को तो साफ बनाते हैं, लेकिन मन को साफ नहीं बनाते। इसी पर एक भजन की प्रस्तुति है। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है आपको? तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। इस तन को सजाते हो, कभी मन को सजाया करो। दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल ही है। दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल ही है। सुत नारी पिता माता जीवन का मेल ही है। मोह जाल में फंस करके जीवन न गवाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। किस लोक से आए हो, किस लोक में जाना है। किस लोक से आए हो, किस लोक में जाना है। ये ऐसी पहेली है, किसी ने नहीं जाना है। उलझन में फंस करके ना वक्त गवाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। कर शुक्र अदा उसका, जो
मोल मिला, कर शुक्र अदा उसका, तोला अनमोल मिला। प्रेमी बन दुनिया में तू अपना फर्ज निभा, वो अंग संग है तेरे, ना उसको भुलाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। एहसान करे कोई, गुण उसके गाते हो। एहसान करे कोई, गुण उसके गाते हो। खुश करने को उसके तोहफे पहुंचाते हो। एहसान प्रभु के कितने कभी मन में विचारा करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दी कंचन सी काया, बदले में क्या मांगा। दी कंचन सी काया, बदले में क्या मांगा। दिया सूरज जल वायु, क्या बिल तुझसे मांगा। वो तो दया का सागर है, डोर उसे पकड़ाया करो। वो तो दया का सागर है, डोर उसे पकड़ाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल जी, अब मैं आज के मुख्य अतिथि महेश चंद गुप्ता जी, प्रधान आर्य बहुत बहुत केंद्र धन्यवाद। से प्रार्थना करूंगा कि अपना उद्बोधन मार्गदर्शन आशीर्वाद देंगे। आपके बाद माता सुमित्रा गुप्ता जी जो 90 प्लस है, उनका भजन, फिर डॉक्टर गजराज सिंह जी। आइए महेश जी, स्वागत। ओम। आर्य केंद्र आर्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल आर्य जी व परिषद के अधिकारीगण, केंद्रीय आर्य परिषद की ओर से जोड़ों का दर्द के विषय को लेकर 266वां वेबिनार के विशिष्ट वक्ता डॉक्टर रमाकांत गुप्ता जी व आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष व आर्य समाज सेक्टर 19 फैजाबाद के प्रधान श्री डॉक्टर गजराज आर्य जी और आज के प्रोग्राम में सम्मिलित आर्य बंधु व पूज्य मातृ शक्ति, आप सभी को मेरा नमन। हम सभी अच्छा सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो जान लीजिए इसमें स्वास्थ्य बड़ा रोल अदा करता है। हमारे पास बहुत सारी धन दौलत है, दुनिया भर की सभी खुशियां हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं हो तो सब बेकार है। आज का विषय जोड़ों का दर्द है। इस विषय में तो डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया है। बस मैं ये इतना ही कहूँगा, यदि हम सभी अपनी दिनचर्या ठीक कर लें तो जोड़ों का दर्द व अन्य रोग हमें परेशान नहीं करेंगे। एक मंत्र में आता है, हितभुक मितभुक ऋतभुक। हितभुक अर्थात हमारे शरीर को जो हितकारी है, सुपाच्य है, वही भोजन हम ग्रहण करें। मितभुक अर्थात भूख से कम भोजन लें। ऋतभुक अर्थात ऋतु अनुकूल भोजन ग्रहण करें। शरीर के स्वस्थ रखने के लिए प्रातः सूर्य उदय से पहले उठें और पार्क में जाकर सैर करें और आसन प्राणायाम करें। जोड़ों के दर्द के लिए ताड़ासन, भुजंगासन
मकर आसन आदि बहुत लाभकारी हैं। इस क्रम को दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे तो जोड़ों का दर्द व अन्य कोई शारीरिक दुख नहीं आएगा। अंत में माननीय श्री अनिल आर्य जी और केंद्रीय आयुर्वेद परिषद के सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर मार्गदर्शन आदरणीय प्रधान बेशक गुप्ता जी। अब इससे पहले कि गजराज जी आए, माता सुमित्रा गुप्ता जी 90+ से हैं, उनका एक भजन, फिर गजराज जी। माता जी माइक खोल लो। माता सुमित्रा गुप्ता जी, माता सुमित्रा जी माइक बंद है, पोते दोते को बुलाओ। खुल गया जी, देखो 90 साल वाले भी टेढ़ है। ऋषि का भजन बोलूंगी। हाँ, वो जो मर्जी बोलो। दयानंद ऋषि ने जगत को जगाया, दयानंद ऋषि ने जगत को जगाया, मधुर वेद वाणी का अमृत पिलाया, मधुर वेद वाणी का अमृत पिलाया। निर्भय हो के जगत में विचरते रहे वो, निर्भय होकर जगत में विचरते रहे वो, वेदों का प्रचार करते रहे वो, दुखियों के सारे दुख हरते रहे वो, अनाथों को अपने गले से लगाए, अनाथों को अपने गले से लगाया, दयानंद ऋषि ने जगत को जगाया। हम सोते थे पहरा वो थे लगाते, हम सोते थे पहरा वो थे लगाते, लुटेरों से हमको वो थे बचाते, हमें देशभक्ति सिखाते रहे वो, धर्म के लिए मरना ऋषि ने सिखाया, धर्म के लिए मरना ऋषि ने सिखाया, दयानंद ऋषि ने जगत को जगाया, मधुर वेद वाणी का अमृत पिलाया, दयानंद थे वो दया के पुजारी, दयानंद थे वो दया के पुजारी, किया जग के है तू उपकार भारी, भूले न उपकार नर और नारी, भूले न उपकार नर और नारी, जगत का हितैषी बन करके आया, जगत का हितैषी वो बन करके आया, दयानंद ऋषि ने जगत को जगाया, मधुर वेद वाणी का अमृत पिलाया, न चिंता थी अपनी जमाने की चिंता, न चिंता थी अपनी जमाने की चिंता, फकत सत्य मार्ग बताने की चिंता, फकत सत्य मार्ग बताने की चिंता, राघव थी पाखंड मिटाने की चिंता, राघव थी पाखंड मिटाने की चिंता, इसी कार्य में सारा जीवन बिताया, इसी कार्य में सारा जीवन बिताया, दयानंद ऋषि ने जगत को जगाया, मधुर वेद वाणी का अमृत पिलाया, मधुर वेद वाणी का अमृत पिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद माता सुमित्रा गुप्ता जी। आप 90 साल की है लेकिन आज की आवाज कड़कदार है। परसों शाम को फिर अगला वेबिनार होगा 5 बजे। अब मैं आज के अध्यक्ष डॉक्टर गजराज सिंह आर्य से प्रार्थना करूंगा, प्रधान आर्य सभा सेक्रेटरी फरीदाबाद, अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन, उसके बाद एक आध भजन, फिर शांति पाठ प्रवृत्ति कराएंगे। आइए डॉक्टर गजराज जी, स्वागत। डॉक्टर गजराज जी।
डॉक्टर गजराज सिंह जी आ जाएं। अभी डॉक्टर गजराज जी जुड़े हुए थे, एक सेकंड पहले लगता है कनेक्शन कट गया है। चलो एक भजन करा लेते हैं, शायद तब तक आ जाए। तो जिनकी इच्छा है वो एक भजन सुना सकते हैं। ताऊ जी नमस्ते, मैं सुना दूं? हाँ सुनाओ वैदिका जी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम विदिका है, मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं आज आप सबको एक भजन सुनाना जा रही हूँ। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। सौ सुमार करते हैं, सौ सुमार करते हैं इनको नमन। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। शहीदों के पथ पर हम सब चलेंगे, शहीदों के पथ पर हम सब चलेंगे। उनके सपनों को पूरा करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। देश रक्षा हेतु बांधो सर पर कफन, देश रक्षा हेतु बांधो सर पर कफन। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। सौ सुमार करते हैं, सौ सुमार करते हैं इसको। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। मिट्टी जा रही है सभ्यता हमारी, उठो नौजवानों अब बारी है तुम्हारी। शत्रुओं का मिलकर करेंगे दमन, शत्रुओं का मिलकर करेंगे दमन। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। सौ सुमार करते हैं, सौ सुमार करते हैं इसको नमन। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। वतन के लिए हम बाहर रक्त देंगे, वतन के लिए हम बाहर रक्त देंगे। जरूरत पड़ी तो एक मुश्त देंगे, जरूरत पड़ी तो एक मुश्त देंगे। उजड़ने न देंगे ये अपना चमन, उजड़ने न देंगे ये अपना चमन। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। सौ सुमार करते हैं, सौ सुमार करते हैं इसको नमन। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गायन। आप श्री विजय भूषण आर्य जी की पुत्री है, बहुत आशीर्वाद। अब आज के सभा के अध्यक्ष डॉक्टर गजराज सिंह जी से प्रार्थना है, अपना आशीर्वाद शुभकामनाएं मार्गदर्शन देंगे। डॉक्टर गजराज सिंह आर्य जी।
डॉक्टर गजराज जी आइए, माइक ऑन कीजिए, आप जुड़े तो हैं। डॉक्टर गजराज जी, आपके माइक भी बंद है, फोटो भी बंद है। डॉक्टर गजराज सिंह जी, चलो गजराज जी हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, श्रद्धा मंदिर स्कूल, 3 स्कूल चलते हैं फरीदाबाद में। अभी ऑन नहीं कर पा रहे, इधर उधर होंगे। एक भजन और लास्ट, तो गजराज जी आ जाए तो अच्छा है, फिर प्रवीण जी शांति पाठ कराएंगे। चलो आ जाए, जिन्होंने एक भजन सुनाना है, एक भजन और हो जाए। सुशांता बोल रहा हूँ बाला से। हाँ, ठीक है, तो बोलो ना, माला वालों धन्यवाद। स्वागत। समय देने बस के लिए आपका अंतिम धन्यवाद। भजन है। आज प्रभु भक्ति के ऊपर भजन है मेरा। हाँ जी, आज का अंतिम वह भजन। सुख मैं न चाहूं, तेरी याद जो भुला दे, वह सुख तो ना मैं चाहूं, तेरी याद जो भुला दे, चरणों में मुझको रख ले, चरणों में मुझको रख ले, चाहे मुझे मिटा दे, वे सुख तो ना मैं चाहूं, तेरी याद जो भुला दे। क्या लूंगा इस जहां से पूजा का फूल बनकर, क्या लूंगा इस जहां से पूजा का फूल बनकर, रहने दो मुझको अपने चरणों की धूल बनकर, रहने दो मुझको अपने मैं डॉक्टर अनिल जी आपसे चाहूंगा कि आप मेरे को मौका दे दो क्योंकि चरणों मेरी की डिस्कनेक्ट हो रही है। धूल बनकर, मेरा वीडियो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, जिससे तुझे तो मैं मुझे मौका दिया जाए। पाऊं, सुशांता जी, गहरा एक मिनट, गजराज जी आ मेरे गए, को मौका प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। गजराज जी कोई बोलो, आप जुड़ गए, आप बोलो जी। गजराज जी बोलो। पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। 15 बार वीडियो डिस्कनेक्ट हुआ है और 15 बार ही मैंने ज्वाइन किया है दोबारा से। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आपके सभी समस्त कार्यकर्ता अधिकारी, और विशेष धन्यवाद और बधाई डॉक्टर रमाकांत जी को, जिन्होंने एक बहुत अच्छी सूचना हमारे सामने रखी। आज के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई श्री महेश चंद आर्य जी, और आज के समस्त श्रोता और कार्यकर्ता और जिन्होंने भजन प्रस्तुत किए वो सभी मेरे भाई बहन है, माता है। आज का जो कार्यक्रम है ये सभी के लिए ही बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और आज की ये बीमारी आम बीमारी बन गई है। लगभग 45-50 की उम्र पार होने के बाद में घुटनों की, जोड़ों की, कंधों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, और इसका सबसे बड़ा कारण तो खैर यही है कि लोग घर में बैठे रहते हैं, या अगर कहीं थोड़ी सी दूर भी जाएंगे 100 मीटर 50 मीटर भी तो स्कूटी या कार वगैरह से ही जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना शरीर जाम हो जाता है, जोड़ जाम हो जाते हैं। और इसके अलावा ना लोगों के अंदर एक बड़ा शौक है, वो रिफाइंड इस्तेमाल करने लगे, और रिफाइंड में जो है ना वो इतना ज्यादा रिफाइंड हो गया कि उसके अंदर चिकनाई है ही नहीं, हमारे घुटनों के लिए, हाथों के लिए, कोहनियों के लिए, जोड़ों के लिए, जिसकी वजह से आज बड़ी परेशानी है। और हालांकि अब थोड़ी सी जागरूकता आई है, लोगों ने सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू किया है, और सरसों के तेल में थोड़ा चिकनाई ज्यादा होती है और अच्छा भी रहता है स्वास्थ्य के लिए। पहले हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, दादी दादी वगैरह जो थे वो सभी सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे, तो उन लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम थोड़ी कम थी। और लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है इसके अलावा, जो भी आज फल फ्रूट और ये अन्न आ रहा है, ये बहुत ज्यादा खाद के कारण जो ज्यादा पैदावार ली जा रही है, इसकी वजह से जो खाद इस्तेमाल हो रहा है वो खाद भी हमें इस तरह की बीमारियां दे रहा है। और इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम है और बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, ये इस खाद की वजह से ही है ज्यादातर, पेट खराब होना आदि भी। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि भी पार्क आदि में घूमना जरूरी है, थोड़ा सा पैदल चलना भी जरूरी है, थोड़ा पसीना बहाना जरूरी है, तो इन सब चीजों को हम अगर अपने जीवन में रोजाना इस्तेमाल करें
तो जो एक कहावत पहले से चली आ रही है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया है। और अगर हम निरोगी रहेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, हमें खाना पीना भी अच्छा लगेगा, हमें दूसरे लोगों के साथ में उठना बैठना भी अच्छा लगेगा, हमें सबसे मिलना जुलना भी अच्छा लगेगा और हमारा काम करने में भी मन लगेगा। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकाल करके योग आदि और थोड़ा सा टहलने का कार्य सुबह शाम करना होगा। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, विशेष धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और आज डॉक्टर अनिल आर्य जी ने भी हमें जो है जो है आपका बहुत डॉक्टर गजराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उनका नेटवर्क दिक्कत है फरीदाबाद में, सुशांता जी अपना गीत पूरा कर लें, उस हफ्ते बढ़ रहे हैं। सुशांता जी आधा गीत रह गया था। सुशांता जी माइक खोल लो। गजराज जी हमारे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आर्य समाज सेक्टर फरीदाबाद के प्रधान भी हैं, शारदा मंदिर स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। तो बड़ी मुश्किल जुड़ पाई आज कोई नेटवर्क बात के नहीं, चक्कर कोई में। बात नहीं सर। आप अपना तो हमें सुनना हाँ, ज्यादा अच्छा लगता है बजाय कि हम बोलें, सुनने से कुछ मिलता ही है। आप अपना भजन पूरा कर लीजिए और फिर प्रवीण जी। ठीक है, ठीक। क्या लूंगा इस जहां से पूजा का फूल बनकर, रहने दो मुझको अपने चरणों की धूल बनकर, जिससे तुझे मैं पाऊं वो रास्ता बता दे, वो दिल में न चाहूं तेरी याद जो बुला दे, वो सुख में न चाहूं तेरी याद जो बुला दे। दिल ही नहीं वे दिल जो तेरी याद को भुला दे, है दिल वही जो सब कुछ तेरी याद में भुला दे, वह सुख तो मैं न चाहूं तेरी याद जो भुला दे। जब से मैं भूल करके तुझसे जुदा हुआ हूँ, जब से मैं भूल करके तुझसे जुदा हुआ हूँ, तब से तेरे जहां में बेआसरा हुआ हूँ। अब तो शरण पड़े को अपना ही आसरा दे, जिससे तुझे मैं पाऊं वो रास्ता बता दे, वो सुख तो ना मैं चाहूं तेरी याद जो भुला दे। चरणों में मुझको रख लो, चरणों में मुझको रख लो, चाहे मुझे मिटा दे, वो सुख तो ना मैं चाहूं तेरी याद जो भुला दे। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांता जी। आप अम्बाला से, धन्यवाद जी। आपके भ्राता जी राकेश ग्रोवर जी आर्य समाज बुढ़िया यमुनानगर के मंत्री हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज शांता अग्रवाल जी भी जुड़ी है फरीदाबाद से, स्वागत है। अब मैं परिषद के इकलौते मंत्री प्रवीण जी जो मेरा साथ निभाते हैं के शांति पाठ कराएंगे। ठीक है। उपस्थित ऑनलाइन धर्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति हृदय की गहराइयों से मैं आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि जब जब भी आपको ऐसे सुंदर आयोजन की सूचना मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और अन्य साथियों को भी इस वेबिनार की लिंक भेजते रहे ताकि वो भी लाभान्वित हो सके।
धन्यवाद सभी का। इसी के साथ शांति पाठ और ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षत्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वस्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। पुण्यश्री को 5 बजे मिलेंगे, लिंक किया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।